चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताने जा रहा हूँ। आ जाओ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इससे पहले हम ये देखेंगे कि भाई आखिर जो हम फ्लूइड पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जो भी फ्लूइड हम पढ़ रहे होते हैं ना, ध्यान से समझो, जो भी फ्लूइड हम पढ़ रहे होते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहला प्रॉपर्टी होगा जो भी लिक्विड हम पढ़ रहे हैं वो लिक्विड हमारा इनकम्प्रेसिबल होगा। लिक्विड क्या होगा? इन इनकम्प्रेसिबल होगा। ठीक है। दूसरा क्या होगा? लिक्विड हमारा इरोटेशनल होगा। और तीसरा क्या होगा? लिक्विड जो भी हम अज्यूम करके चल रहे हैं वो लिक्विड हमारा नॉन विस्कस होगा। VISCOUS, नॉन विस्कस होगा। ठीक है। इनकम्प्रेसिबल कहने का मतलब क्या है? अगर मैं ये बोलता हूँ कोई लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, इसका कहने का मतलब ये है कि उस लिक्विड की डेंसिटी जो होगी ना वो कांस्टेंट होगी। ठीक है। कहने का ये मतलब है कि अगर सपोज करो कि इस बोतल में होल किया हुआ है और यहाँ से पानी जा रहा है और पानी बाहर निकल रहा है, तो अगर इस वॉल्यूम में, ये जो जितना भी ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में पानी आ रहा है बाहर निकल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल होगा। मैं इसको वर्टिकल, इसमें पानी रखा हुआ है ना तो मैं इसको वर्टिकल दिखा नहीं सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल दिखा नहीं सकता हूँ, तो बट ये है हॉरिजॉन्टल, कुछ ऐसे होगा। तो इस एंड से जितना भी पानी इसमें एंटर करेगा, इस एंड से उतना पानी निकलना चाहिए। और अगर ये लिक्विड कॉम्प्रेसिबल होगा, अगर सपोज करो कि जो भी फ्लूइड होगा, मान लो कि 1 मिनट में, सपोज अगर ये इनकॉम्प्रेसिबल है, ये कंप्रेस नहीं हो सकता है, तो इस वॉल्यूम में लिक्विड का जितना मास आना था वो कांस्टेंट रहेगा। ध्यान से समझो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। डेंसिटी क्या होता है? व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। इसका वॉल्यूम तो फिक्स है। इस ग्लास में पानी आ रहा है और जा रहा है, फ्लो एक बना हुआ है, ये फ्लो जो है ना बना हुआ है, फ्लो इसका बना हुआ है। और मैंने ये बोला कि ये जो फ्लूइड जो मैं यूज कर रहा हूँ वो फ्लूइड मेरा इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल कहने का क्या मतलब होगा? इसकी डेंसिटी चेंज नहीं करेगी। डेंसिटी होता क्या है? मास पॉइंट वॉल्यूम होता है। इसका वॉल्यूम फिक्स है क्या? इसमें जितने भी पानी आने होंगे उतना ही पानी आएगा। इसका अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा वॉल्यूम निकालोगे तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर इसमें आएगा। 2 किलो पानी, 4 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर, कुछ भी पानी आएगा, फिक्स अमाउंट आएगा। ठीक है, 50 लीटर पानी। तो किसी भी मोमेंट पे इसमें जो पानी आएगा वो तो 50 लीटर, अगर सपोज करो इसमें 50 लीटर पानी इसकी कैपेसिटी है, इसका वॉल्यूम में जो भी इसका वॉल्यूम होगा उसमें 50 लीटर पानी ये रख सकता है। तो एट अ टाइम, किसी सिंगल टाइम में, किसी टाइम में 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे भी मैं देखूंगा, इसका फ्लो अगर बना हुआ है तो मैं 8 बजे देखने आऊंगा, 9 बजे देखने आऊंगा, रात को 12 बजे देखूंगा, तो इसमें 5 लीटर पानी आ रहा होगा और 5 लीटर इसमें से निकल रहा होगा, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है। और अगर 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 ये लिक्विड, अगर जो मैं लिक्विड ले रखा हूँ वो लिक्विड अगर मेरा कंप्रेसिबल होता, सपोज करो कि इसमें मैं कॉटन डाल रहा हूँ, कॉटन बोले तो रुई, रुई होता है ना, रुई, रुई रुई में डाल रहा हूँ, तो इस वॉल्यूम में सपोज करो कि मैंने 5 किलो रुई डाला था, सपोज करो कि मैंने इस वॉल्यूम में पहले 5 किलो डाला था, क्या मैं इसमें 6 किलो रुई भी ठूस सकता हूँ कि नहीं ठूस सकता हूँ? मैं फोर्स लगाऊंगा, उसको जबरदस्ती ठूसूंगा मैं। तो सेम वॉल्यूम में अब 6 किलो रुई आ गया। तो रुई की जो डेंसिटी होती है ना वो वेरिएबल होती है, रुई वेरी करता है। रुई पे अगर आप एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके इसमें 6 किलो रुई भी डाल सकते हो, भाई रुई कंप्रेस हो जाएगा। क्या पानी को कंप्रेस कर सकते हो? क्या पानी कंप्रेस नहीं हो सकता है। अगर पानी इस वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में 5 लीटर आया था, तो सेम वॉल्यूम में कभी भी पानी डालोगे तो वो 5 लीटर ही आएगा। उसको आप कितना भी फोर्स लगाओगे वो इनकम्प्रेसिबल है। मैं जो मान के चल रहा हूँ कि मेरा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, तो किसी समय में इस पे 5 किलो पानी, हमेशा 5 किलो ही इसमें रहेगा। रुई डाल दो, कॉटन डालो, इसमें 5 किलो डाल रखे हो, मेरा माने कि नहीं मैं इसमें 6 किलो हटा सकता हूँ क्या? 6 किलो मैं इसमें डाल सकता हूँ क्या? तो मैं इस 5 किलो पे फोर्स लगाऊंगा, इसको ठूस दूंगा और ज्यादा कॉम्पैक्ट कर दूंगा। तो 5 किलो के बजाय अब इसमें मैं इसको जब फोर्स लगाया तो रुई थोड़ा नीचे चला गया, अब इसमें 1 किलो में और कॉटन भर दिया, तो अब ये 6 किलो हो गया। सेम वॉल्यूम में 5 किलो कॉटन था और सेम वॉल्यूम में मैं जबरदस्ती मैंने 6 किलो ठूस दिया, तो डेंसिटी चेंज कर गया ना। सेम वॉल्यूम में कॉटन का जो भी वॉल्यूम दिया हुआ था उसमें मैंने एक बार 5 किलो मैंने जबरदस्ती ठूस दिया इसी वॉल्यूम में, और सेम वॉल्यूम है इसमें मैंने जबरदस्ती अगली बार 6 किलो मैंने ठूस दिया कॉटन। तो इस बार जो जो पहली बार का कॉटन का डेंसिटी होगा दैट इज 5/V। दूसरी बार जो डेंसिटी आपने 6 किलो डाल दिया इसी में, तो अब इसकी डेंसिटी 6/V हो गई। तो कॉटन की डेंसिटी क्या है? वेरिएबल है, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। लिक्विड के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर इस कंटेनर में मैंने 5 लीटर पानी रखा हुआ है तो मैं जबरदस्ती इसमें मैं 6 नहीं डाल सकता हूँ। लिक्विड मेरा इनकम्प्रेसिबल होगा, लिक्विड को मैं कंप्रेस नहीं कर सकता हूँ, कॉटन कंप्रेस हो जाएगा।
समझ रहे हो? समझ में आया ये बात? बताओ भाई। कॉटन और कॉटन और कॉटन और पानी का अंतर समझ में आया? ठीक है, Yes. ओके। ठीक है, तो कॉटन मेरा कंप्रेस हो जाएगा, पानी कंप्रेस नहीं होगा, पानी इनकम्प्रेसिबल। अगर पानी इनकम्प्रेसिबल है तो इसकी डेंसिटी फिक्स होगी। इस वॉल्यूम में आप जितना मास पानी का डालोगे ना वो फिक्स होगा। 5 किलो अगर ये आ रहा है ना तो वो 5 किलो ही आएगा। तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है? डेंसिटी फिक्स होती है। क्लियर? क्लियर हुआ भाई सबको? बताओ, और सब बताओ भाई। तो मैं पानी पी Yes, लेता sir. हूँ। चलो, तो लिक्विड मेरा इनकम्प्रेसिबल होगा, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है? इरोटेशनल। इरोटेशनल का मतलब क्या होता है? आप नदी वगैरह में या फिर तालाब वगैरह में देखे होगे, या फिर हवा को भी आपने देखा हो। हवा भी तो एक फ्लूइड है। हवा भी तो हमारा एक फ्लूइड है। ठीक है, तो नदी वगैरह में आप जाओगे तो नदी नदी में आप देखे होगे कहीं पे ना, नदी में ना गोल 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 घूमता रहता है। अगर आपने नदी वगैरह देखे होगे तो गोल 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 एक जगह पे घूमता रहता है कभी कभी। या फिर हवा को भी अगर आपने देखा हो तो चक्रवात साइक्लोन क्या आता है, गोल गोल घूमता रहता है। तो ये सब चीजें लिक्विड में हो रही होती हैं। बट हम ये मान के चलेंगे कि लिक्विड में, यस शीतल, तो लिक्विड में सब चीजें हो रही होती हैं, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो लिक्विड वो कैसा होगा? इरोटेशनल होगा। लिक्विड में कोई रोटेशनल पार्ट नहीं हो रहा होगा, लिक्विड फ्लो कर रहा होगा सिंपली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? उसके पास जीरो एंगुलर वेलोसिटी होगी। जीरो एंगुलर वेलोसिटी। जीरो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है? किस लिक्विड के किसी पार्टिकल के पास कोई भी रोटेशन नहीं होगा। तीसरा क्या है मेरा? नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है? जो लिक्विड होता है, जो नदी में जो पानी जो फ्लो कर रहा होता है, नदी में जब पानी फ्लो करता है ना, तो इसके अगर ये नदी का ये पूरा का पूरा इतनी चौड़ाई है नदी की, यस 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 मनीषा, गैसेस कॉम्प्रेसिबल होते हैं। तो गैस की डेंसिटी बहुत ज्यादा वेरी करती है भाई। अगर मैं ये जो वॉल्यूम है मेरा, ये जो रूम है, इस रूम का वॉल्यूम तो फिक्स होगा। दीवार है, दरवाजे, खिड़की है, मैंने सबको अगर बंद कर दिया तो एक फिक्स, इस फिक्स वॉल्यूम में सपोज कर लो कि मैंने 50 किलो गैस एलपीजी का डाल दिया। 50 किलो एलपीजी मैंने डाल दिया। ठीक है, लेकिन इसी वॉल्यूम में, सेम वॉल्यूम में मैं जबरदस्ती अगर करूंगा ना तो मैं इसमें 60 किलो गैस भी डाल सकता हूँ। एलपीजी का 60 किलो में भी मैं इसमें डाल सकता हूँ जबरदस्ती, फोर्स लगा करके। तो 50 किलो वाले का डेंसिटी, और जब आपने 60 डाला तो डेंसिटी वेरी कर जाएगा। लेकिन पानी के केस में ऐसा नहीं होगा। इस पूरे वॉल्यूम में अगर आपने 50 लीटर पानी डाला है ना, तो अब वो पानी कंप्रेस आप नहीं करोगे, आप जबरदस्ती 60 किलो आप नहीं डाल सकते हो। पानी इनकम्प्रेसिबल होता है। कंप्रेसिबल होता है, थोड़ा सा पानी कंप्रेस करेगा लेकिन ज्यादा नहीं कंप्रेस करेगा। ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस तो हम कर ही नहीं है, बट हल्का कंप्रेस करेगा। तो डेंसिटी हम मान के चलेंगे, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। 50 किलो पानी अगर आपने इस पूरे रूम में डाल दिया, कितना भी फोर्स लगाओगे तो मान लो कि आधा किलो और बढ़ा लोगे, 50.5 किलो डाल लोगे, फिर भी फिर भी डेंसिटी जो रहेगी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। वॉल्यूम अगर गैस की बात करोगे तो मैंने 50 किलो गैस इसमें डाला है, मैं जबरदस्ती करके इसमें 60 किलो गैस डाल सकता हूँ, 70 किलो गैस डाल सकता हूँ। तो गैस की डेंसिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा वेरी करती है। बट लिक्विड हमारा वैसा नहीं होता है। चलो, नॉन विस्कस मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो है ना, ये नदी जो है ना फ्लो कर रहा है। जब नदी फ्लो करता है ना तो होता क्या है कि नदी के लेयर्स होते हैं। अगर इतना चौड़ा नदी है तो नदी का लेयर होता है। ये एक लेयर है, ये फ्लो कर रहा है। इसके ऊपर एक लेयर होगा, वो फ्लो करेगा। इसके ऊपर लेयर होगा, वो फ्लो करेगा। इसके ऊपर एक लेयर होता है, वो फ्लो करता है। होता क्या, ये सारे लेयर्स एक दूसरे पर टकराते रहते हैं, फ्रिक्शन फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते रहते हैं। फ्रिक्शन जो होता है ना, ये इस पे आगे की ओर फोर्स लगाता है, ये इस पे इसकी तरफ फोर्स लगाता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके फोर्स लगाते रहते हैं और फिर ये आगे की ओर मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हम जो लिक्विड होता है, जब नदी फ्लो करता है ना तो वो फ्रिक्शन लगाता है। जब नदी फ्लो कर रहा होता है तो उसके लेयर्स एक दूसरे लेयर्स पे फ्रिक्शन लगा करके आगे बढ़ते हैं। ये फ्रिक्शन लगाएगा इस पे और ये आगे बढ़ेगा, ये फ्रिक्शन लगाएगा, ये आगे बढ़ेगा। ये फ्रिक्शन पूरे लेयर्स जो होते हैं ना, एक लेयर दूसरे लेयर पे फ्रिक्शन लगाता है। हम मान के चलेंगे कि हम जो लिक्विड पढ़ रहे हैं ना वो लिक्विड फ्रिक्शन नहीं लगाता है। ठीक है, ये हमारा अजम्पशन होगा। हम लिक्विड जो फ्लूइड हम पढ़ने वाले हैं, हम आइडियल फ्लूइड पढ़ते हैं। हम मान के चलेंगे कि लिक्विड का इंटरनल फ्रिक्शन जो है ना इन द लेयर्स जीरो होता है। ठीक है, ये होता है एक्चुअल में लेयर्स जो होते हैं वो फोर्स लगा रहे होते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उन सब में काम कर रहा होता है। एक लेयर दूसरे लेयर पे फोर्स लगाएगा, दूसरा लेयर तीसरे पे लगा रहा होगा, तीसरा चौथे पे लगा रहा होगा, और इस तरह ये फ्लो कर रहा है। बट हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे।
तो नॉन विस्कस लिक्विड का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो इंटरनल फ्रिक्शन। उन लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, मैं उसको जीरो मान लूंगा। ठीक है, समझ में आया लिक्विड की प्रॉपर्टी। दिस इज फ्लूइड का ये आइडियल फ्लूइड है, इसी फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड पढ़ते हैं। हमें आइडियल फ्लूइड ही पढ़ना होता है। और प्लीज नोट्स बनाओ, नोट्स, क्योंकि अभी बर्नौली में करूंगा ना तो सबके पसीने छूटने लगेंगे। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 3-4 बैचेस में पढ़ा चुका हूँ, मैं सबके हालत देख चुका हूँ, कोई नोट्स नहीं बना रहा है और अल्टीमेटली आपको बर्नौली समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज नोट्स बनाओ, नहीं समझ में आएगा, फ्रैंकली बोल रहा हूँ। क्योंकि बर्नौली आधा 1 घंटा लग जाता है, पौना घंटा लग जाता है बर्नौली को डिराइव करने में। बर्नौली में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अगर आप सिर्फ देख रहे हो तो एक स्टेप देखोगे अच्छा लगेगा, दूसरा देखोगे अच्छा लगेगा, तीसरा जब मैं कराऊंगा तो आप पहला तब तक भूल चुके होगे। लेकिन अगर आप नोट्स बना रहे होगे तो सब आप ये भी लिखे हो आपको समझ में आया होगा, ये लिखे हो तब भी आपको समझ में आया, तीसरा स्टेप जब आप लिख रहे होगे तो आपको पहला थोड़ा थोड़ा मेमोरी में रहेगा। बर्नौली के केस में मैं ये फील कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स इतना ज्यादा डिप किए हैं, कल रात के बैच में 8 या 9 स्टूडेंट्स हैं जबकि उसमें 50 होता था। मैं कह रहा हूँ कि हो क्या रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई कोई लिख नहीं रहा है। और बर्नौली ऐसा थ्योरम है, अब तक का सबसे टफेस्ट थ्योरम बर्नौली है। या हाँ 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 हाँ, वही बता रहा हूँ कि अगर आप उसको लिख नहीं रहे हो ना तो आपको नहीं आएगा भाई। बर्नौली एक चैलेंज है यार, चैलेंज को एक्सेप्ट किया करो ना। बर्नौली मेरे से बड़ा है क्या, मैं बैठा हूं ना बताने के लिए, मेरे से भी बड़ा हो गया बर्नौली। हम समझाएंगे भाई, हम इसको क्लियर करेंगे लेकिन आप में भी तो थोड़ा सा दिखाओ कि आप वाकई में सीखना चाहते हो बर्नौली। बर्नौली टफेस्ट है भाई, टफेस्ट, क्योंकि इसमें एनर्जी कंजर्वेशन आ रहा है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम आने वाला है। आप लोग पढ़ के आए हो नहीं, आप लोग रट के आए हुए हो ये सब कुछ, और मुझे सब कुछ को एक्सप्लेन करना है, तो आप भागोगे मुझे पता है। बट अगर लिख रहे होगे तो समझ में आएगा। और लिखना यह है कि भाई मैं यहाँ बैठ के आपको उस तरफ मैं नहीं देख रहा हूँ कि आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, इतनी सिंसियरिटी आप में आनी चाहिए, आप में होनी चाहिए। क्या वाकई में आप में वो जील है, वो जिद है एम्स निकालने की, एक आईआईटी निकालने की है जिद, तो आप करोगे। जो नहीं कर रहे हैं मत करे, बट आप करो, इतनी सिंसियरिटी आप दिखाओ। कोई आपसे पूछने नहीं जा रहा आप नोट्स बनाओगे कि नहीं बनाओगे। मैं बहुत निराश हूँ इन चीजों को देख करके कि भाई अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, ये बर्नौली में पता नहीं क्या इतना डीप आया है हमको, काफी मैं शॉकिंग है मेरे लिए। तो कारण ये है कि बर्नौली लंबा, अब तक जो भी पढ़ते थे छोटे छोटे स्टेप्स पढ़ रहे थे, सबको मजा आ रहा था, तो नहीं भी लिख रहे थे तो लोग समझ में आता था। बट नोट्स नहीं बनाओगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। पीडीएफ की पढ़ाई एकदम बकवास पढ़ाई है, पीडीएफ भेजो सर, रिकॉर्डिंग भेजो सर, सब बकवास। आज तक मैं ना पीडीएफ से पढ़ पाया, तुम लोग कैसे पढ़ोगे। हम नहीं सुधरे हैं, तुम कैसे सुधर जाओगे भाई। पीडीएफ की पढ़ाई बकवास पढ़ाई है, वो सब छोड़ दो। उसके चक्कर में पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डिंग आएगी, आराम से बैठ के नोट्स बनाएंगे। हम ना बना पाए आज तक। मैं मेरा मास्टर्स करने के चक्कर में हूँ, मेरे से पीडीएफ से पढ़ाई ना हुई आज तक। आपके पास समय बहुत कम है, 1.5 साल बचा हुआ है, तो ये सब काम एकदम बंद करो, पीडीएफ वाला पढ़ाई वाला। इंस्टेंट पूछो, अगली क्लास में मैं मिल जाऊं या कोई टीचर मिले, कोई डाउट आया तो उनसे पूछो। पीडीएफ आएगा तो नोट्स बनाएंगे, कभी वो नोट्स नहीं बनते हैं। ठीक है, हम ही नहीं सुधरे, आप कैसे सुधर जाओगे। इसलिए ये काम बंद कर दो भाई अब, प्लीज। नोट्स बनाओ, इंस्टेंट नोट्स बनाओ। अगर आप इंस्टेंट बना रहे हो, आपका दिमाग, आपकी आंखें, आपका ये हाथ, सब कुछ काम हो, सब कुछ सिंक्रोनाइजेशन वे में काम कर रहा है, आप अच्छा करोगे भाई। इसलिए ये सब गलतियां मत किया करो। चलो आज अब हम पढ़ाई कर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक लिक्विड है, ठीक है, ये है। ये यहाँ से नदी जो है ना, कोई पाइप में एक मैं पानी भेज रखा हूँ ना, इधर से आ रहा है ना ये पूरा, यहाँ से, और ये यहाँ से पूरा पीछे से आ रहा है और ये आगे को ये जा भी रहा है। ठीक है, आगे को ये जा भी रहा है। ठीक है, यहाँ का एरिया मैं ये A2 मान लेता हूँ, यहाँ का एरिया मैं A1 मान लेता हूँ, यहाँ का एरिया A1 मान लेता हूँ, यहाँ का एरिया A2 मान लेता हूँ। यहाँ जो भी पार्टिकल्स है ना, यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स हैं इस एरिया के, जो एरिया पे मान रखा हूँ, इस एरिया पे जो भी पार्टिकल्स हैं उसका वेलोसिटी मैं V1 मान लेता हूँ। इस एरिया को मैंने जो भी माना है, तो ये एरिया पे जो भी पार्टिकल्स होगा, पानी का जितना फ्लूइड का जो भी पार्टिकल होगा, उसको मैं V2 मान लेता हूँ कि सारे की वेलोसिटी V2 है। ठीक है, सपोज करो कि मैं इसको ना एकदम क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, मेरा जो नदी है, नदी फ्लो कर रहा है, नदी के एक सेगमेंट को मैंने पकड़ लिया। मैंने क्या किया था, समंदर था, समंदर के एक सेगमेंट को मैंने पकड़ लिया था, और पकड़ के मैं देख रहा हूँ कि भाई आखिर इस पे हो क्या रहा है, बाकी के फ्लूइड्स इसके साथ क्या कर रहे होते। तो मैं यही करता था ना, इस बार भी मैं वही कर रहा हूँ। नदी फ्लो कर रहा है, पूरा आगे से लेके पीछे से आ रहा है और आगे को जा रहा है, मैं एक सेगमेंट को ना मैं फोकस कर रहा हूँ। मैं किसी एक सेगमेंट पे मैं फोकस कर रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस सेगमेंट के साथ
क्या हो रहा है, पीछे के लिक्विड आगे के लिक्विड इसके साथ कर क्या रहा है, ये सब मैं देखना चाहता हूँ। तो ये देखो, इसमें अगर यहाँ की वेलोसिटी v1 है, यहाँ की वेलोसिटी v है, डेल्टा टी टाइम के बाद, सपोज करो कि डेल्टा टी टाइम के बाद ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल जो है डेल्टा टी टाइम के बाद कुछ सारे पार्टिकल्स यहाँ पे चले, यहाँ ये पार्टिकल यहाँ चला आया, इसका पार्टिकल यहाँ चला, इसका यहाँ चला आया, तो अब मैं ये एरिया में फील करूंगा। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे आके कन्फाइंड होंगे डेल्टा टी टाइम में ना, डेल्टा टी टाइम में अगेन ये पार्टिकल जब आगे बढ़ेगा तो ये भी पार्टिकल आगे बढ़ेगा भाई, यहाँ का भी पार्टिकल आगे बढ़ेगा, यहाँ पे जितने पार्टिकल्स हैं सब घूम फिर के यहाँ चले आएंगे, इसकी वेलोसिटी v2 है ना, v2। ठीक है, सारे पार्टिकल्स यहाँ चले आए, फ्लूइड के यहाँ जो पार्टिकल थे वो यहाँ चले आए। ठीक है, डेल्टा टी, ये डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो कि यहाँ का जो पार्टिकल था वो यहाँ आया, तो ये अगर डेल्टा टी टाइम है, इसकी वेलोसिटी v1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? s1 की मैं बात करूँ तो बताओ डिस्प्लेसमेंट, बताओ इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? यहाँ पे कोई पार्टिकल है, डेल्टा टी टाइम है, इसकी वेलोसिटी v1 है, ये यहाँ से यहाँ आ चुका है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा भाई, बताओ। बताओ, कोई तो बताओ, कोमल बताओ, कोमल, शिवम, प्रियांशी। v1 बाई डेल्टा टी नहीं होगा सलोनी, v1 इंटू डेल्टा टी होगा ना, अभिषेक, बाई नहीं होगा, v1 इंटू डेल्टा टी होगा। डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, तो ये हो जाएगा v1 इंटू डेल्टा टी। अग्री सलोनी, सही कर रहा हूं ना? समझ में आया? समझ में आया भाई ये डिस्प्लेसमेंट मैंने कैसे निकाला? आदित्य बताओ, बबीता, मनीषा, डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? यहाँ पे पार्टिकल था, मैंने डेल्टा टी टाइम देखा, तो डेल्टा टी के बाद ये यहाँ पहुंच गया होगा, तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इसका पता है मुझे, टाइम मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में इस पार्टिकल ने डेल्टा टी टाइम लिया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इसने कितना तय किया होगा? v1 इंटू डेल्टा टी। चलो यहाँ पे आओ, ये पार्टिकल अगेन डेल्टा टी में, ओके मनीषा, देखो यहाँ देखो मनीषा, यहाँ देखो, यहाँ पे सारे पार्टिकल्स यहाँ कन्फाइंड है ना, ये पार्टिकल यहाँ पे है, इसकी वेलोसिटी कितनी मैंने मान रखी है? इसकी वेलोसिटी मैंने मान रखी है v2, मैंने मान रखी है v2 इसका वेलोसिटी है, ये पार्टिकल डेल्टा टी टाइम के बाद, डेल्टा टी टाइम के बाद ये पार्टिकल उठ के यहाँ चला आया। ठीक है, ये वेलोसिटी इसकी कितनी है? v2 है, डेल्टा टी टाइम के बाद ये पार्टिकल यहाँ चला आया, तो यहाँ से यहाँ तक का मैं डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? s2। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? s बराबर ut होता है ना, तो ये वेलोसिटी है v2 इंटू डेल्टा टी, ये डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो गया? s2 विच इज इक्वल्स टू v2 इंटू डेल्टा टी। बताओ भाई, सबको समझ में आ रहा है ये पॉइंट? बताओ, बताओ, मैं फिर से बताऊंगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम होता है ना, तो यहाँ के जो भी पार्टिकल्स हैं, डेल्टा टी, मैं नदी को मैं देख रहा हूँ भाई, नदी को मैं देख रहा हूँ, नदी के एक क्रॉस सेक्शन को मैं पकड़ा हुआ हूँ, दूसरे क्रॉस सेक्शन को मैं पकड़ा हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इसका जो पार्टिकल यहाँ पे था, डेल्टा टी टाइम के बाद, एक छोटे टाइम के बाद, ये पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी v1 है, थोड़ा सा आगे मूव कर गया, डेल्टा टी टाइम में ये यहाँ मूव कर गया, मैंने टाइम नोट कर लिया, घड़ी में लिया हुआ, घड़ी में मैंने देखा कि एक सेकंड बाद जो पार्टिकल यहाँ पे था, v1 वेलोसिटी से यहाँ पहुंचा था, वो एक सेकंड बाद यहाँ पहुंच गया, तो मैं ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकता हूँ? वही तो मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ अनोखा चीज तो कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, चलो, ये टाइम इतना छोटा होता है ना कि आप इस जो जो आपने ये मान रखा है, ये एरिया जो मान रखा है, ये एरिया ऑलमोस्ट सर्कुलर होगा, और डिस्टेंस जो है ना एकदम बराबर मान के चल लो, सपोज कर लो कि एक सिलेंडर बन रहा है, ये टाइम बहुत छोटा होता है ना, ये टाइम बहुत छोटा मैंने मान रखा है, तो छोटे टाइम में सारा पार्टिकल, ये यहाँ पे था सारा पार्टिकल, ठीक है, हल्का सा ये आगे मूव किया ना, एकदम हल्का सा ये आगे मूव कर रहा है, ठीक है, ये जो पार्टिकल है एकदम हल्का सा आगे मूव किया डेल्टा टी टाइम में, तो मैं मान के चल रहा हूँ ये जो है ना, ये पूरा एक सिलेंडर बना रहा है डेल्टा टी टाइम में। सिलेंडर का वॉल्यूम बता सकते हो क्या? इसका एरिया मैंने A1 मान रखा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं निकाल चुका हूं v1 डेल्टा टी, इसका वॉल्यूम बता सकते हो? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, तो A1 v1 डेल्टा टी। बताओ, यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो, बोलो मैंने वॉल्यूम कैसे निकाला? मतलब सिंपल सी बात है भाई, इसमें इतना लॉजिक नहीं है, ये हमारा अगर सिलेंडर, ये मेरा एरिया मैंने कंसीडर कर रखा है, तो हल्के टाइम टी के बाद ये इसके सारे पार्टिकल्स थोड़े से आगे जाएंगे,
यहाँ जो पार्टिकल था वो थोड़ा सा आगे गया होगा, तो यहाँ से जो आगे गया होगा, मैंने माना कि सारे ये जो इस सर्कमफेरेंस पे जितने पार्टिकल्स हैं सारे इसी सर्कमफेरेंस पे आगे मूव किए होंगे। तो ये जो पार्टिकल है जब ये आगे मूव करेगा तो क्या एक सिलेंडर नहीं बनाएगा क्या? ये सिलेंडर बनाएगा ना, ये यहाँ पे था, ये यहाँ आ गया, तो बेसिकली ये एक सिलेंडर बना रहा है। और सिलेंडर का ये डिस्टेंस मैंने पता कर लिया, ये वाला डिस्टेंस मैंने पता कर लिया, v1 इंटू डेल्टा टी। मैंने इसका एरिया a1 मान रखा था, a1 मैंने मान लिया था, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम ही निकल जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस, यही तो वॉल्यूम हो गया। ठीक है, चलो इसका वॉल्यूम बताओ। इसका वॉल्यूम हो जाएगा a2 v2 डेल्टा टी। बताओ यहां तक, बताओ, सभी बताएं भाई। क्या डिफिकल्ट लग रहा है क्या? ये ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? मनीषा बताओ, मुस्कान, शीतल, अभिषेक बताओ, विकास, है ना, इजी है ना? मनीषा क्लियर है? मनीषा टी क्यों लिया भाई? मैं इसका मोशन में, ये नदी मोशन में है ना मनीषा, ये नदी मोशन में है, तो मैं जिस पार्टिकल को देख रहा था ना, ये पार्टिकल एक सेकंड बाद ये मूव कर गया। जब मैं समंदर में था तो समंदर रेस्ट में था, समंदर का पार्टिकल मूव नहीं कर रहा था। समंदर था, समंदर के नीचे जो मैंने अज्यूम कर रखा था, मैंने माना था कि समंदर पूरा रेस्ट में है, समंदर स्टैटिक है। तो समंदर का जब मैंने ये वर्टिकल सैंपल जो ले रखा था, ये मेरा समंदर का लेवल था, ये वर्टिकल सैंपल था, ये मूव नहीं कर रहा था, ये रेस्ट में यहीं का यहीं था। लेकिन अभी तो नदी फ्लो कर रहा है ना, हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग ऐसा, हम लोग, हमारा पढ़ाई क्या है भाई? हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं ना। हमारा अब इस बार क्या है, इस बार मेरा नदी मूव कर रहा है, मैं नदी को देख रहा हूँ, मैं समंदर में नहीं हूँ। समंदर का पानी रेस्ट में था, तो मैं नदी को देख रहा हूँ, तो एक सेकंड समंदर क्या था, एक सेकंड बाद भी ये सिलेंडर यहीं पे था, 2 सेकंड बाद भी यहीं था, 4 घंटे बाद भी यहीं था, 4 दिन बाद भी ये सिलेंडर मेरा यहीं पे था। लेकिन नदी का मैं पार्टिकल अभी देखा, तो जो पार्टिकल यहाँ पे था जिसको मैं वॉच कर रहा हूँ, जो पार्टिकल यहाँ पे है, 2 सेकंड बाद ये आगे मूव कर गया। दैट्स वाई वी हैव अज्यूम डेल्टा टी। एक छोटा सा मैंने टाइम लिया, मैं देख रहा हूँ कि भाई आखिर इस पार्टिकल, इतना जो मैंने वॉल्यूम कंसीडर कर रखा है नदी का, इसके साथ हो क्या रहा है। तो मैंने देखा कि भाई 1 सेकंड बाद ये सारा का सारा मूव कर गया, 2 सेकंड बाद ये और मूव किया, 3 सेकंड बाद ये और मूव किया, 4 सेकंड बाद ये और, क्योंकि नदी तो फ्लो कर रहा है। दैट्स वाई मैंने एक डेल्टा टी छोटा सा टाइम ले लिया है। ठीक है, मेरा पूरा फोकस ये वाला सेगमेंट है, इस सेगमेंट को मैं देख रहा हूँ कि आखिर इसके साथ हो क्या रहा है। समंदर में जो मैंने सेगमेंट लिया था वो रेस्ट में था, आज भी रेस्ट में था, कल भी रेस्ट में था, परसों भी रेस्ट में था। अब मैं नदी को देख रहा हूँ, तो नदी तो भाई फ्लो कर रहा है। मैं अभी देखा तो यहाँ पे ये पार्टिकल को मैंने एकदम गौर से देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, 1 सेकंड बाद मैंने देखा कि भाई ये तो आगे मूव कर गया। दैट्स वाई डेल्टा टी। ठीक है, चलो, डेल्टा टी लिया तो यहाँ का पार्टिकल यहाँ मूव किया, तो आखिर इस पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने निकाल दिया v1 इंटू डेल्टा टी। अब देखो, अब अगर पाइप में अगर ये लिक्विड जो आपने अज्यूम कर रखा है, ये लिक्विड जिसकी डेंसिटी रो है, और अगर ये रो कांस्टेंट है ना, और अगर ये जो लिक्विड जो फ्लो कर रहा है, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, तो ये जो वॉल्यूम होगा यहां से लेकर के यहां तक का जो वॉल्यूम होगा पूरा, इसमें जितना अमाउंट एक बार आया होगा वो तो फिक्स रहेगा। यानी कि अब अगर यहाँ से कुछ नया अमाउंट यहाँ पे जा रहा होगा ना, सपोज करो कि 1 सेकंड बाद यहाँ पे 5 किलो पानी एंटर किया, 1 सेकंड में 5 किलो पानी यहाँ एंटर किया, तो इसका वॉल्यूम तो फिक्स है, इसमें जितना पानी आना था वो तो आ ही गया होगा। अब अगर ये इसमें एंटर किया, यहाँ से अगर इसने 5 किलो पानी एंटर किया 1 सेकंड में, तो उसी 1 सेकंड में यहाँ से 5 किलो पानी को निकल जाना होगा, तभी ये नया वाला पानी इसमें एंटर करेगा, क्योंकि मैंने डेंसिटी क्या मान रखा है, कांस्टेंट। मेरा जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल है। कॉटन के केस में ऐसा नहीं होगा। कॉटन के केस में सपोज करो कि 5 किलो अगर मैं डालूंगा ना, तो हो सकता है कि कॉटन थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, और 5 किलो के बजाय यहाँ पे ना थोड़ा सा कम निकलेगा, अभी कंप्रेस हो रहा है, अभी इसमें मैं 6 किलो डाल दूंगा तब भी थोड़ा सा हट जाएगा, इसमें अपने आप को वो कंप्रेस कर लेगा, दबा लेगा, दबा के अंदर कहीं बैठ जाएगा। बट पानी के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने 5 किलो फ्लूइड डाला 1 सेकंड में, तो उसी 1 सेकंड में दूसरी नली से 5 किलो को निकलना भी होगा, अगर मेरा फ्लूइड नॉन इनकम्प्रेसिबल है तो। अगर आपने ऐसा फ्लूइड ले रखा है जो कंप्रेस हो सकता है, तो 5 किलो डालोगे तो वहां पे शायद 5 किलो ना निकले 1 मिनट में, 1 सेकंड में। आपने यहाँ से 1 सेकंड में 5 किलो डाला, और लिक्विड अगर आपने कंप्रेसिबल ले लिया, ऐसा लिक्विड ले लिया जो कंप्रेस हो जाता है, तो यहाँ से 1 सेकंड में आपने 5 डाला, तो हो सकता है कि 1 सेकंड में 5 ना निकले, वो अपने आप को कंप्रेस कर लेगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा फील करेगा। इसका होल छोटा है, ये जो होल है ये एरिया छोटा है, तो यहाँ पे जब आएगा तो प्रेशर ज्यादा फील करेगा,
तो वो क्या करेगा, वो निकलने के बजाय कहेगा कि भाई मैं तो, मेरे अंदर तो कंप्रेसिबिलिटी है, मैं कंप्रेस हो सकता हूँ, वो कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नॉन कंप्रेसिबल ले रखा है, इनकंप्रेसिबल ले रखा है ना, तो 1 सेकंड में अगर आपने 5 किलो पानी डाला है तो उसी 1 सेकंड में यहाँ से 5 किलो को निकलना भी होगा, अगर लिक्विड इनकंप्रेसिबल है तो। ठीक है, समझ में आया मेरी बात है? लिक्विड अगर इनकंप्रेसिबल है तो 5 किलो अगर 1 सेकंड में डालोगे ना, तो 5 किलो निकलना ही होगा, कहीं बीच में ट्रैप नहीं होगा। और अगर ये लिक्विड को आपने कंप्रेसिबल ले रखा है, तो 5 किलो अगर 1 सेकंड में डाले हो तो 1 सेकंड में 5 किलो शायद ना निकले, शायद 4 किलो ही निकले, 1 किलो कहीं पे यहाँ पे ट्रैप हो चुका है। ये चीजें होती हैं। तो हमारा लिक्विड क्या होता है, डेल्टा क्या है, कांस्टेंट है। मैंने बताया ना, इस एक वॉल्यूम में एक बार जितना मास आ गया पानी का, वो तो फिक्स रहेगा भाई, वो तो नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, चलो। ठीक है, तो डेल्टा हमारा, डेल्टा रो जो है ना, ये रो कांस्टेंट होगा। अच्छा ये बताइए, जो वॉल्यूम आपने माना, इसमें कितने, इसमें जो भी वॉल्यूम ट्रैप्ड होगा, यहां से यहां तक जो वॉल्यूम आया होगा, यहां से यहां जो भी आया होगा मास, डेल्टा टी टाइम में सेम मास को यहां से निकलना भी पड़ेगा, क्योंकि ये लिक्विड इनकंप्रेसिबल है। तो इसमें मास कितना ट्रैप है, मैं कैसे निकालूंगा भाई, मास कैसे निकालूंगा इसमें? इसका वॉल्यूम तो मैं निकाल लिया, अब मास निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है मेरे पास, मैं चाहता हूं कि इस वॉल्यूम में, ये जो वॉल्यूम था, इसमें मास कितना ट्रैप्ड है ये मुझे जानना है। मैं वॉल्यूम पता चल गया है, मास कैसे निकालेंगे भाई? मास का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वॉल्यूम का टर्म में क्या पता है क्या मास का फॉर्मूला किसी को? वॉल्यूम और मास में क्या रिलेशन होता है बताओ? रो इंटू वी, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली असद, मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मैं वॉल्यूम निकाल चुका हूं ना, तो इसमें जो ट्रैप्ड मास है उसको मैं मान लेता हूं डेल्टा M1 है, डेल्टा M1। और इसमें जो ट्रैप्ड मास है उसको मैं मान लेता हूं डेल्टा M2। तो डेल्टा M1 की वैल्यू जो हो जाएगी, डेल्टा M1 की वैल्यू हो जाएगी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी दिस, अब डेंसिटी में मैं रो 1 और रो 2 नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि जो डेंसिटी ए के पास है ना, A1 के पास है, वही सेम डेंसिटी A2 के पास भी होगी। मैंने मान रखा है कि मेरा लिक्विड जो मैं यूज कर रहा हूँ वो इनकंप्रेसिबल है, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं करेगी। वहां का एरिया चेंज करेगा, वहां का वॉल्यूम चेंज करेगा, लेकिन वहां का डेंसिटी चेंज नहीं करेगा। जो पानी यहाँ जा रहा है, जो डेंसिटी इसके पास है, जब वो निकल रहा होगा तो डेंसिटी भी सेम रहेगा। M1 बराबर रो 1 A1 V1 डेल्टा टी। M2 बराबर कितना हो जाएगा, रो A2 V2 डेल्टा टी। ठीक है, और अगर ये लिक्विड मेरा इनकॉम्प्रेसिबल है, इफ द लिक्विड इज इनकॉम्प्रेसिबल, लिक्विड मेरा इनकॉम्प्रेसिबल है, इफ द फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल, देन जो डेल्टा M1 जो इंटर कर रहा है मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा M2 जो बाहर निकल रहा है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है इसका, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। 1 सेकंड में जितना मास एंटर करेगा, उसी 1 सेकंड में उस मास को बाहर भी निकलना होगा, क्योंकि वो कंप्रेस नहीं होने जा रहा है। यहां से जो आएगा, अगर वो बाहर निकलेगा तभी वाला एंटर करेगा, इसको आप जबरदस्ती नहीं डाल सकते हो। अगर उसको उतना, अगर वो निकल रहा है ना, तभी ये वाला आएगा। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो भाई। रो A1 V1 डेल्टा टी बराबर रो A2 V2 डेल्टा टी। देखो यहाँ से रो और A2 डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी डिपिक्ट्स कंजर्वेशन ऑफ मास। ये किस पे काम कर रहा हो, तो इसका प्रिंसिपल क्या है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, डिपिक्ट्स कंजर्वेशन ऑफ मास, ये कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें बताता है। समझ में आया? ये मास आपसे पूछा जाएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आपको बोलना है ये कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल पे काम करता है। चलो बताओ, किसी को कुछ डाउट है तो भाई पूछो, अगर किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक तो बताओ, मैं आगे बढ़ूं।
सर ओके 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 हिमांशु, ओके 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 बताना हिमांशु, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, लोगों को समझाने में टाइम लग जाता है। मैं क्या करूं, बहुत कम, बहुत स्लो समझाने का ये है। मैं कोशिश, मैं तो आधे 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, लेकिन सबको समझ में नहीं आएगा तो क्या फायदा। अब ये इक्वेशन आपको ये बता रहा होता है ना, a1 v1 बराबर a2 v2, आपको ये बता रहा है ए वी का प्रोडक्ट जो होगा ना वो कांस्टेंट होगा। समझो हिमांशु, सबको लेके चलना है ना, ए वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। इससे क्या पता चल रहा है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। जहां का एरिया ज्यादा होगा वहां का वेलोसिटी कम होगा, जहां का एरिया कम होगा वहां पे वेलोसिटी इसको ज्यादा करना होगा। अगर लिक्विड मेरा इनकम्प्रेसिबल है तो कंडीशन वही है भाई, फ्लूइड मेरा इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। तो 5 किलो तभी आएगा जब वो 5 किलो निकाल रहा होगा, वहां से निकलेगा ना, एग्जिट अगर 5 किलो होगा तभी 5 किलो एंट्री होगी। तो अगर आप एरिया बड़ा रखे हो, बड़ा एरिया से अगर आप 5 किलो डाल रहे हो, वहां का एरिया छोटा कर दिए हो, तो उसको अपना वेलोसिटी ज्यादा करना पड़ेगा ताकि ये 5 किलो को एंटर कर सके, ताकि वो जल्दी जल्दी बाहर निकले। यही ये प्रिंसिपल करता है। अगर आप नल अपने बगीचे वगैरह में पानी दोगे तो नोजल जो होता है, अगर उसको आप ज्यादा प्रेस कर देते हो तो जो पानी आ रहा है उस पाइप में वो तो फिक्स है। तो अगर आप इसको दबा दोगे, यानी आपने एरिया को कम कर दिया, तो पीछे से पानी तो आ रहा है। अब उस पानी, वो पानी तभी एंटर करेगा जब यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। तो इस पानी को बाहर निकालने के लिए इसको अपना स्पीड को बढ़ाना पड़ता है। तो बगीचे में जब पानी दोगे, पाइप को हल्का सा प्रेस करना, तो देखना कि इसका स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, चलो, यही इसका प्रिंसिपल यही है, और ये कंजर्वेशन ऑफ मास पे काम करता है, याद रखना ये बात। अरे हाँ, मैं मतलब अगर आप बगीचे में पानी दे रहे हो पाइप से, तो पाइप से पानी आ रहा है भाई, तो अगर सपोज करो कि आप क्या करते हो, आप दबा देते हो, हम लोग खेला करते रहते हैं, पाइप को मैंने प्रेस कर दिया, जो पाइप का मुंह है, अगला मुंह जो है उसको मैंने दबा दिया हल्का सा, तो आप फील करते हो ना इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इसकी स्पीड बढ़ क्यों जाती है, क्योंकि पीछे से जो पानी आ रहा है ना वो तो आएगा ही आएगा। उसकी अमाउंट फिक्स है कि हाँ भाई 1 मिनट में 1 मिनट में 100 ग्राम पानी उसमें आ रहा है। तो 100 ग्राम पानी उसमें तभी आएगा जब ये 100 ग्राम यहाँ से निकल चुका होगा 1 मिनट में, तो इसको निकलने के लिए अपना स्पीड बढ़ाना पड़ता है। तो आप देखते हो कि जब आपने इसको प्रेस करोगे ना, अगला मुंह जो होगा, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इसका यही कारण होता है, क्योंकि पानी तो फिक्स आ रहा है। ठीक है, चलो अब हम बर्नौलीज पे बात करते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन, डेल्टा टी सेम क्यों होगा? मनीषा, मैंने डेल्टा टी जब नदी फ्लो कर रहा है तो मैं एट सेम टाइम पे देख रहा हूँ, मैं सेम टाइम पे देख रहा हूँ मनीषा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। ये देखो ये यहाँ पे है, और आगे का मुंह जो है ना ये छोटा हो गया था, यहाँ पे जो है ना जा करके ये इसका जो मुंह है ना वो छोटा हो गया था। ठीक है, तो डेल्टा टी में मैंने देखा, मैंने 1 सेकंड के लिए ये लेयर देखा, 1 सेकंड के लिए मैंने इसको देखा, और अगले 1 सेकंड के लिए ही मैंने इसको देखा। तो मैं देख रहा हूँ कि इसका मुंह बड़ा था, तो ये जो है ना ये यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा। इसका मुंह बड़ा था तो ये कम कम आया। हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, राइट राइट। इसका मुंह यहाँ पे आया। तो अब मैं देख रहा हूँ उसी 1 सेकंड में मैंने इस एंड को देखा, और उसी 1 सेकंड में मैंने इस एंड को देख रहा हूँ। 1 सेकंड में मैंने देखा कि यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ चला है, उसी 1 सेकंड में मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पार्टिकल जो है ना वो ज्यादा डिस्टेंस तय कर लेगा, वो इतना दूर आ जाएगा। क्योंकि जो भी मास आ रहा होगा, अगर उसको ज्यादा मास अगर आप यहाँ पे एंटर कराओगे, तो इसको ज्यादा मास को बाहर फेंकना पड़ेगा, और ज्यादा मास को बाहर फेंकने के लिए इसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं देख रहा हूँ कि 1 सेकंड में यहाँ का पार्टिकल यहाँ आया, लेकिन 1 सेकंड में यहाँ का पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, क्योंकि इसके पास स्पीड ज्यादा थी। तो मेरा जो भी ऑब्जर्वेशन होगा मैं सेम टाइम में करूंगा ना मनीषा। मैं इसके सारे पार्टिकल को 1 सेकंड के लिए देखूंगा, इसके सारे पार्टिकल को मैं 5 सेकंड के लिए थोड़े ना देखूंगा। मैं 1 सेकंड में देख रहा हूँ कि भाई पूरा का पूरा जो सिस्टम मैंने पकड़ रखा था, आखिर इस सिस्टम के साथ 1 सेकंड में हुआ क्या। तो मैंने देखा कि 1 सेकंड में ये यहाँ गया और ये ज्यादा मूव कर गया। मैं 1 सेकंड के लिए वॉच कर रहा हूँ कि 1 सेकंड के लिए आखिर इसके साथ क्या हुआ होगा। ठीक है, चलो, चलो यार, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा भाई, इसलिए प्लीज थोड़ा पेशेंस बना के रखो, है ना। आज टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि अभी तो बर्नौली शुरू हो रहा है। बर्नौली समझाने में बहुत मेहनत लगता है भाई, बहुत यूज होता है इसमें बहुत कुछ। ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन करता क्या, पहले ये समझो। ये क्या करता है, किसी भी दो पॉइंट के प्रेशर, वॉल्यूम, वेलोसिटी, प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट, इसको रिलेट करता है किसी दूसरे पॉइंट से। इसमें क्या देता है, ये रिलेशन दे रहा होता है, रिलेशन देता है। क्या करता है बर्नौली, किसी एक पॉइंट का प्रेशर, उसकी वेलोसिटी, और उस पॉइंट के पास कुछ वेलोसिटी होगा, फ्लो कर रहा है, तो मैं कोई एक पॉइंट देख रहा हूँ, तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, प्रेशर कितना है और हाइट कितना है, इसका ही रिलेशन बता रहा होता है।
ठीक है। तो इसको देखो, इसको डिराइव करते हैं और क्या। तो सपोज करो कि नदी फ्लो कर रहा है, ध्यान से समझो, पहले मैं ये समझा रहा हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ, बहुत टफ है, प्लीज अच्छे से देखो। ये मेरा नदी है, ठीक है, ठीक है। ये पीछे से आ रहा है, पीछे से आया जा रहा है, आया जा रहा है ना, ये पीछे से आया जा रहा है और ये आगे को चला जा रहा है, इसका फ्लो ये है ना, दिस इज द फ्लो, ठीक है। यहाँ का एरिया मैं कंसीडर कर रहा हूँ ना, ये वाला एरिया, ये पॉइंट का, यहाँ का सारे पार्टिकल्स को मैं वॉच कर रहा हूँ भाई, मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसके साथ क्या हो रहा है। इससे पहले कि नदी क्या कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं नदी के एक क्रॉस सेक्शन को मैंने देख लिया, पकड़ लिया हूँ, और मैं वॉच कर रहा हूँ कि भाई आखिर ये इसके साथ हो क्या रहा है। ये सेक्शन और ये सेक्शन, दो से इसके बीच के, ये ए और ये बी, ए और बी का जो सेक्शन है ना, मैंने इसको वॉच कर रहा हूँ। इसकी डेंसिटी रो होगी, इसका वेलोसिटी इस तरफ मूव कर रहा है आगे की ओर, ठीक है। यहाँ का वेलोसिटी v1 है, इस पॉइंट का वेलोसिटी मैंने देखा तो वही v1 था, इस पॉइंट का वेलोसिटी मैं देख रहा हूँ तो ये v2 है। ध्यान से समझो, अब मैं बता रहा हूँ, कहीं देखो मैं बड़ा अच्छे से समझा रहा हूँ, पता नहीं कहीं और समझ में आया नहीं आया, इसलिए प्लीज अच्छे से समझो, कहीं डाउट हो तो पूछो, मैं बताऊंगा, ठीक है। ये फ्लो कर रहा है और ये बाहर निकल रहा है, यहाँ का वेलोसिटी v1 है, यहाँ का वेलोसिटी v2 था। यहाँ जो हाइट था ना, ये मैंने रेफरेंस ले रखा है, यहाँ से मैं जमीन पर से खड़ा होकर के मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि एक पॉइंट जो है ना, ये लोअर पॉइंट जो था वो h1 पे था, ठीक है। मनीषा कोई भी डाउट हो तो आप पूछना, छोटा डाउट बड़ा डाउट किसी को भी कुछ भी डाउट हो पूछो, क्या ही क्या, मेरे साथ बैठे हो तो ये सब नहीं सोचना है। v1 इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी v2 है। याद है समंदर में हम क्या करते थे, समंदर हमारा होता था पूरा रेस्ट में होता था, ये हम सैंपल अज्यूम करते थे, तो ऊपर का जो लिक्विड होता था वो इस पे प्रेशर लगाता था, नीचे का जो लिक्विड होता था वो इस पे प्रेशर लगाता था, ठीक है। तो मेरा फोकस ना उस नदी में फ्लो करता हुआ एक सेगमेंट है, तो ये जो इस तरफ का जो लिक्विड होगा, इस तरफ का जो लिक्विड होगा वो इस पे कुछ ऐसे प्रेशर लगा रहा होगा। मेरा फोकस ये है ना, इसके साथ क्या हो रहा है, जो सेगमेंट ए और बी के बीच वाला सेगमेंट है ना, मैं ये देख रहा हूँ कि आखिर ए और बी के साथ हो क्या रहा है। तो इधर वाला लिक्विड इस पे प्रेशर कुछ इधर लगा रहा होगा, इसका एरिया मैं अगर ए वन मान लू, इसका एरिया मैं ए वन मान लेता हूँ, इसका एरिया मैं ए वन मान लेता हूँ, ठीक है। ये प्रेशर जो लगा रहा है वो P1 में मान लेता हूँ। तो इस ये जो सरफेस है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, इस पे एक फोर्स अप्लाई हुआ क्या, F1, प्रेशर के कारण फोर्स आएगा या फोर्स के कारण प्रेशर आएगा, कुछ भी कर लो, तो F1 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ क्या, P1 A1। बताओ भाई ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। यहाँ का जो पार्टिकल होगा, इसको पीछे वाला एक फोर्स लगा रहा होगा, दैट इज P1 A1। पीछे के जो पार्टिकल होंगे, नदी का जो ये समंदर था, समंदर का ऊपर वाला इस पे फोर्स लगा रहा था, इस पे प्रेशर लगा रहा था, इसके पास एक एरिया होगा, तो प्रेशर जो ये अप्लाई कर रहा है, ये यहाँ का लिक्विड, उस प्रेशर में मैं इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो एरिया है वो फोर्स फील कर लेगा, दैट इज द फोर्स। प्रेशर इंटू एरिया फोर्स होता है ना। अगेन ये समंदर का ये लेयर था, इसका नीचे वाला नीचे से प्रेशर लगा रहा होगा, इसका कुछ एरिया था, और वो प्रेशर प्रेशर इंटू एरिया में कर दूंगा तो नीचे के सरफेस पर लगने वाला फोर्स मुझे मिल जाएगा। तो अब मैं उस तरफ वही करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से। इस तरफ का जो लिक्विड है ये इस पे कुछ ऐसे प्रेशर अप्लाई करेगा। अब सबको दिमाग यहाँ पे काम करना बंद कर देगा। देखो यहाँ पे इसको समझो, मैं इसको समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ। इधर का जो लिक्विड है ये इस पे प्रेशर इधर लगा रहा होगा, इसका एरिया मैं A2 मान लेता हूँ। इस प्रेशर के कारण और इस एरिया पे अगर A2 एरिया पे P1 प्रेशर लग रहा है, तो फोर्स कितना लगने लगेगा भाई इस एरिया पे, P1 नहीं P2, P2 A2। चलो अब समझ में नहीं आ रहा होगा लोगों को कि लिक्विड मेरा ट्रैप्ड है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है, तो ये मूव क्यों करेगा। सवाल तो बनता है, मेरा लिक्विड अगर ट्रैप्ड है, इधर से भी फोर्स आप लगा ही रहे हो, इधर से भी फोर्स आप लगा ही रहे हो, तो ये लिक्विड फ्लो कैसे कर रहा है भाई, नदी तो फ्लो करता है, उधर का नदी भी इधर प्रेशर लगा रहा है, इधर का नदी भी प्रेशर लगा रहा है, वो फ्लो क्यों करेगा, वो तो रुका रहेगा। देखो फ्लो कैसे करता है, सपोज करो कि ये तो कितना मतलब एकदम छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ ताकि आप, 5 किलो का कोई ब्लॉक है, सपोज करो कि मैंने इधर 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और सपोज करो कि इधर मैंने 18 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, फोर्स दोनों तरफ से लग रहा है, अल्टीमेटली ये ब्लॉक इधर मूव करेगा। सेम चीज लिक्विड में हो रहा है भाई, लिक्विड अगर ट्रैप्ड है, इधर का प्रेशर लगा रहा है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है, लेकिन इधर वाला प्रेशर ज्यादा होगा, ये इसको बहा के लेके जाएगा। बताओ समझ में आया। किसी को लग रहा होगा कि मैंने प्रेशर का डायरेक्शन यहाँ पे उल्टा क्यों रखा है बी पे,
बताओ भाई, बी बी पे मैंने प्रेशर का डायरेक्शन उल्टा क्यों रखा है, समझ में आया? मतलब ये मत कहना कि इधर से भी प्रेशर लग रहा है इधर से भी लग रहा है, तो लिक्विड मूव क्यों करेगा? मूव करेगा ना भाई, जो ज्यादा भारी होगा वो मूव करा के लेके चला जाएगा। तो वही हो रहा है, ये लिक्विड इस तरफ फ्लो कर रहा था, तो ये P1 जो होगा ना वो ज्यादा होगा, ऑब्वियसली P1 ज्यादा होगा P2 से। ठीक है, चलो F2 निकल गया। हाँ F2 भी निकल गया, ठीक है। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है? बताओ भाई। चलो, सपोज करो कि डेल्टा टी टाइम पे ये सारे, अगेन वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट है, डेल्टा टी टाइम पे। ठीक है, डेल्टा टी टाइम पे ये यहाँ के पार्टिकल यहाँ चले आएंगे, मान लो कि डेल्टा टी टाइम पे यहाँ के पार्टिकल यहाँ चले आए। ये डेल्टा टी बहुत छोटा टाइम है, मैं इतना बड़ा दिखा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है डेल्टा टी। ठीक है, ये यहाँ चले आए, सारे पार्टिकल्स यहाँ वाले उठ के यहाँ चले आए। अगेन जब यहाँ वाला यहाँ आएगा तो ऑब्वियसली है कि सेम मास जो है ना उसको निकलना भी पड़ेगा, तो ये पार्टिकल कुछ यहाँ चला आया, इसको मैं बी डैश मान लेता हूँ, इस पोजीशन को मैं ए डैश मान लेता हूँ। मैं क्या बता रहा था, हाँ अगेन डेल्टा टी टाइम बहुत छोटा होगा, सेम टाइम पे मैं देख रहा हूँ ना मनीषा, मैं इसके लिए मैं 1 मिनट देखूंगा तो इसका मैं 2 मिनट नहीं देखूंगा ना। मैं जो पूरा मेरा सेगमेंट है, मैं इसका अगर मैं 1 मिनट देखूंगा कि भाई 1 मिनट में ये पार्टिकल यहाँ गया होगा, तो इस वाले का भी मैं 1 मिनट ही देखूंगा कि ये पार्टिकल 1 मिनट में ज्यादा दूर चला गया, मैं ये फील कर लूंगा कि हाँ भाई इसका एरिया कम है तो 1 मिनट में ज्यादा दूर चला गया, ये चीज मैं फील करूंगा। ठीक है, तो मेरा टाइम सेम रहेगा, ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा हूँ, टाइम मेरा सेम होना चाहिए। ठीक है, इसके सारे पार्टिकल यहाँ चले आए डेल्टा टी टाइम में, इसके सारे पार्टिकल यहाँ चले आए डेल्टा टी टाइम में। ध्यान से सुनो भाई, समझ में आना चाहिए भाई, बहुत टफ है ये, नहीं समझ में आएगा फिर ये कहीं नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं समझ में। ओके कृतिका, देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का ये, हाँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का है ये कृतिका, यहाँ पे सारे पार्टिकल्स हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में मैं बता रहा था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देखो वही चीज बता रहा हूँ, यहाँ के सारे पार्टिकल्स हैं। डेल्टा टी टाइम के बाद जो मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ जिस लिक्विड का, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा और ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ का पार्टिकल 1 सेकंड में यहाँ गया होगा और यहाँ का पार्टिकल 1 सेकंड में थोड़ा ज्यादा चला गया होगा, बट मेरा ऑब्जर्वेशन सेम रहेगा ना, मैं 1 सेकंड में इसको देखूंगा और एक ही सेकंड में मैं इसको भी देखने जा रहा हूँ कि भाई ये ज्यादा मूव कर गया, तो ये ज्यादा मूव कर गया क्योंकि इसका एरिया कम था, इसको मैं प्रूव भी कर दिया, जिसका एरिया कम होगा वो ज्यादा मूव करेगा, ज्यादा स्पीड भागेगा। इक्वेशन ऑफ, क्योंकि मेरा लिक्विड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। अगर आप इसमें कॉटन डालोगे ना तो कॉटन का कॉन्सेप्ट यहाँ काम नहीं करेगा। ठीक है, कॉटन अगर आपने 1 किलो डाला है तो हो सकता है कि वो 1 किलो ना निकले, वो कहीं ट्रैप हो जाए, कॉटन ट्रैप, कॉटन डेंस, कॉटन कंप्रेस हो सकता है, लिक्विड कंप्रेस नहीं होता है। ठीक है कृतिका, और कुछ पूछ रही हो? और कोई बताओ भी, किसी और को कुछ डाउट है तो एकदम आराम से पढ़ेंगे यार, क्या जल्दी है, कहाँ जाना है? मेरा अगला क्लास 10:15 बजे से है। ठीक है, मेरे पास तो बहुत टाइम है, जिसको मैं तो अभी इसको खत्म करके ही जाऊंगा। ठीक है, और बताओ भाई सलोनी, मुस्कान, शीतल, हिमांशु, थोड़ा वेट करो हिमांशु, धीरे धीरे चलते हैं हिमांशु, सबको समझ, बहुत टफ है ये, समझ में नहीं आएगा तो, हाँ ठीक है असद, समझ में नहीं आएगा तो पढ़ाना बेकार हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है फ्लूइड यार, कोई, सब टीचर्स भी परेशान है, हम भी परेशान है, नहीं समझ में आता है भाई, तो हमारी भी तो चैलेंज है ना भाई, आखिर क्यों नहीं समझ में आएगा भाई, है क्या? ओके मनीषा, विकास बताओ भाई, और कौन है, मनीषा, बबीता, मुस्कान, शीतल, गुंजन, अभिषेक, अभिषेक क्लियर, अभिषेक, विकास, जवाब नहीं दे रहे हैं भाई, बबीता, चलो चलो ठीक है, समझ में आया, प्रेशर में उल्टा लगा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, प्रेशर में उल्टा लगा रहा हूँ, तो ये मत समझना कि ये लिक्विड फ्लो कैसे करेगा, लिक्विड फिर भी फ्लो करेगा, P1 ज्यादा होगा तो फ्लो करेगा भाई, उसको बहा के लेके जाएगा P1 को, अब लोगों को ही नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं इसको पहले बता दिया भाई। चलो ओके, F2 निकल गया, डेल्टा टी टाइम मैंने ऑब्जर्व कर रहा ना, मेरा ऑब्जर्वेशन डेल्टा टी है। ओके विकास, तो डिस्प्लेसमेंट, अगेन मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ भाई, इसका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ का पार्टिकल जो यहाँ गया इसका डिस्प्लेसमेंट S1 मुझे बताओ, और यहाँ से जो पार्टिकल्स उठ करके यहाँ चलेगा, ठीक है, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट S2 कितना हो जाएगा भाई? वेलोसिटी V1 है, टाइम मैंने डेल्टा टी ले रखा है, तो V1 इंटू डेल्टा टी, इसका वेलोसिटी V2 है और टाइम डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट। अगेन इस एरिया में कुछ मास ट्रैप होगा, और यही मास डेल्टा टी समय में जितना मास आया होगा, डेल्टा टी समय में उतना ही मास को बाहर भी निकलना होगा, अगर ये लिक्विड मेरा इनकॉम्प्रेसिबल है तो।
ठीक है, अगर ये लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो जितना आ रहा होगा उतना ही निकलेगा। चलो इसको मैं डेल्टा एम मान लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ भी डेल्टा एम ही निकलेगा। मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में इसको डेल्टा एम वन और इसको डेल्टा एम टू माना था, क्योंकि मुझे उस समय समझाना था कि सेम निकलेगा। अभी मुझे पता है कि दोनों मास सेम होगा। चलो F1 आ गया, F2 आ गया, ओके, दो फोर्स आ गया। और कोई फोर्स दिख रहा है क्या सबको, भी बताओ। सारा खेला फोर्स का है। ये लिक्विड जो है ना, ये लिक्विड यहाँ पे रखा हुआ था, ये लिक्विड यहाँ पे रखा हुआ था, ये लिक्विड एक हाइट को भी चढ़ रहा है ना। ये जो पूरा जो ट्रैप्ड है, ये एक हाइट पे भी चला गया ना। पहले जो H1 पे था, ठीक है, वो थोड़ा सा आगे मूव किया। पहले जो H2 पे था वो भी थोड़ा सा आगे मूव किया है। तो अगर आप हाइट चेंज करते हो ना, कभी भी अर्थ के सरफेस से अगर आप हाइट चेंज करते हो तो ग्रेविटी उस पर वर्क करता है, ग्रेविटी उस पर फोर्स लगाता है। और अगर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ग्रेविटी ने कुछ वर्क किया होगा। बताओ, समझ में आया मैं जो बोला कृतिका? अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर ये मोबाइल मेरा यहाँ पे है, इस मोबाइल को मैं अगर ऊपर लेके जाऊंगा ना, तो ग्रेविटी एक वर्क करता है इस पे। ठीक है, देखो ग्रेविटी कैसे वर्क करता है। आ जाओ, देखो, ये अगर मेरा अर्थ है, ये भाई क्योंकि बहुत लोगों को ये सब भी नहीं पता, इसलिए इतना बेसिक मैं तो बोला था। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पहले वर्क नहीं, थ्योरम ही पढ़ा दिया जाए, पहले वर्क चैप्टर पढ़ाया जाए, ग्रेविटेशन रोटेशन पढ़ाया जाए, या कि आगे बढ़ा जाए। तो हुआ ये कि भाई आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्कूल में ये सब चलेगा। हम लोग वर्क पढ़ाएंगे तो स्कूल वाले कुछ फ्लूइड पढ़ा रहे हैं, मैं वर्क पढ़ा रहा हूँ। कहीं ट्यूशन कोचिंग कर रहे हो, वहां पता चला ग्रेविटेशन पढ़ाई हो रहा है, तो सब अलग अलग हो जाएगा। अगर वर्क पढ़ा दिया होता तो आप लोग को ये सब चीज समझ में आ रहा होता। लेकिन आप लोग वर्क भी ढंग से नहीं पढ़े होगे, मुझे पता है। सपोज करो कि यहाँ पे 5 किलो का मास है, ठीक है, इसलिए अब ये सब कुछ मैं हल्का हल्का सब कुछ मैं बता दे रहा हूँ कि किसी हालत में ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। पिछला क्लास मैंने 2 घंटे का लिया है, और परसों रात की क्लास मैंने 2.5 पौने 3 घंटे की ली थी, परसों रात रात की क्लास। लेकिन मैं सबको समझा के ही गया हूँ, तो अगर एक बच्चा भी बैठा रहेगा तो मैं उसको समझाऊंगा। ठीक है, चलो यहाँ 5 किलो का ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ 5 किलो का ब्लॉक है। ये अगर इसकी हाइट h होती है, सपोज करो कि 5 मीटर हाइट होगी, तो इसका 5×5 = 25, जो है ना 25 × G, ये जो होगा ना इसका, ये एनर्जी होगा। इसकी एनर्जी कितनी होगी क्या भाई, इसके पास एनर्जी, इस 5 किलो के पास एनर्जी कितनी होगी, mgh, पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी पढ़ के आए हो ना भाई, पढ़ के तो आए हो लेकिन पता नहीं होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है mgh। mg होता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और h हाइट, ग्रेविटी के सरफेस, अर्थ के सरफेस से हाइट। ठीक है, अभी समझो, अभी तो पेशेंस बना के रखो, अभी समझो। मैं बहुत कुछ आज बता रहा हूँ जो कि आपको पीछे का सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। समझ में नहीं भी आ रहा होगा, फिर भी थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा होगा तो आपको काफी काम कर जाएगा। ये mg आया, सपोज करो इस ब्लॉक का मैं उठा करके ना यहाँ पे ले आया हूँ, ये हो गया आपका 5 किलो, यहाँ आ गया, मैंने 3 मीटर और उठा दिया इसको। तो यहाँ का एनर्जी बता सकता है क्या कोई, यहाँ का एनर्जी बताओ भाई, यहाँ पे एनर्जी कितना हो जाएगा, बताओ, यहाँ का एनर्जी कितना हो जाएगा। अब mgh जो होगा ना, वो कुछ हो जाएगा 5 × 8, ये पूरा डिस्टेंस 5 और 3 8 मीटर पे आ गया है ना। ये अर्थ के सरफेस से ये ब्लॉक 8 मीटर की ऊंचाई पे है, तो m5 × G × 8, अब कितना आ गया ये 48 G, और ये जूल में रहेगा ना, जूल, ये जूल। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पता है, पता है सबको, पता तो है ना, मैं रिवाइज। 40, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, 40, ठीक ठीक ठीक, 40। चलो भाई बताओ, यहाँ तक सबको पता है? मनीषा बताओ, असद, असद का तो ठीक है। कृतिका समझ में आ रहा है? सलोनी, सलोनी तो बार बार गायब हो जा रही है ना। चलो ये रहा, ठीक है। तो अब एक चीज आपको नहीं पता होगा, हाँ कृतिका, एक चीज आपको नहीं पता होगा, हम मुझे 100% श्योर आपको नहीं पता होगा। यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ क्या, बताओ भाई। यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं आपसे पूछूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आप क्या बताओगे? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये बताओगे आप लोग। फाइनल का वैल्यू कितना था 40G, और इनिशियल की वैल्यू थी 25G। इसका आंसर कितना आ गया भाई, इसका आंसर कितना आ गया, 15G आ गया क्या?
जूल। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया क्या मैंने? पहले मेरा ब्लॉक यहां था इनिशियल और ये फाइनल। बताओ यहां तक क्लियर है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज होता है ना, दैट इज डेल्टा पी। ये जो डेल्टा होता है ना, ये एकदम स्टैंडर्ड नोटेशन है, हमेशा याद रखना लाइफ टाइम। ये फाइनल माइनस इनिशियल होता है ऑलवेज, ठीक है? ऑलवेज, कोई डाउट मत रखना इसमें। अगर एट सी का एटमॉस्फेयर अगर ओपन टू एटमॉस्फेयर है, सी का टॉप सरफेस, तो उसमें हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, तो कोई डाउट मत रखना। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। जब पढ़ते हो तो कॉन्फिडेंटली पढ़ा करो। डेल्टा पीई का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल का मतलब है कॉन्फिडेंटली फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल माइनस फाइनल नहीं होता है, ठीक है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है। हाँ, अब एक चीज जो आपको नहीं पता है वो आप रट लो आज के लिए। जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी, जो ये होता है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी को मैं अगर एनर्जी से एसोसिएट करना चाहूं तो ये कहता है कि निगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप याद कर लो। मुझे पता है आपको नहीं पता होगा, मैं 100% श्योर हूं आपको नहीं पता होगा, ठीक है? प्लीज इसको याद करो। ये आपको रटने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ग्रेविटेशन में पढ़ा रहा होता, एनर्जी पढ़ा दिया होता तो मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता, बट अभी के लिए इसको समझो। यहाँ पे एक माइनस आता है, ठीक है? ये माइनस आएगा ना, बस, ठीक है? मैं क्या निकाल रहा हूँ? मैं वर्क डन बाई ग्रेविटी निकाल रहा हूँ। किसी ब्लॉक को जो पहले 5 मीटर पे था, उस ब्लॉक को अगर आप 8 मीटर पे लेके चले गए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वर्क डन बाई ग्रेविटी मुझे बताओ, तो आप क्या करोगे? यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी निकालना, फाइनल निकालना, पहले चेंज इन पोटेंशियल निकाल लेना। पहले यहाँ था इनिशियल, फिर फाइनल यहाँ गया, तो मैंने एक चेंज निकाला। इस चेंज में अब एक निगेटिव टर्म लगा देना, वही आपका क्या होगा? वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा। समझ में आया कैसे निकालेंगे वर्क डन? अभी मैं ये निकालने जा रहा हूँ, मुझे बर्नौली में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इतना डिटेल में तो कोई नहीं समझाया होगा भाई, क्योंकि लगने वाले हैं 2 घंटे इसमें। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कैसे निकाला मैंने? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ पता है? मैं इसको क्यों, मेरी मजबूरी क्या है, मैं पोटेंशियल एनर्जी पे क्यों आ रहा हूँ? प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, कि ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ वाला जो पार्टिकल है ना, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ का जो पार्टिकल है ना, सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर दे रहा है, ठीक है? तो एक ये सब थोड़ा सा एरर आ रहा है, इस वजह से मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में नहीं निकाल पा रहा हूँ। मुझे एनर्जी का सहारा लेना पड़ रहा है वर्क डन बाई ग्रेविटी निकालने के लिए। अदरवाइज ग्रेविटी का जो वर्क होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे फंस जा रहा हूँ, ठीक है? इसलिए मैंने एनर्जी का सहारा ले लिया, एनर्जी वाले मेथड से मैं चला गया। यहाँ का जो पार्टिकल है वो डेल्टा एम है, ये डेल्टा एम है ना, ये डेल्टा एम पहले H1 पे था, और यही डेल्टा एम तो अल्टीमेटली H2 पे चला गया, ठीक है? ये जो नीचे वाला था, इसको कोई पुश किया होगा तो वहां जो रहा होगा ना, वो वाला पुश होकर के आगे चला गया होगा, यही हुआ। लेकिन इसके बाद ग्रेविटी जो है वो काम किया होगा। समझ में आ रहा है क्या ग्रेविटी का? चलो यहाँ तक, चलो इसको याद करो, ये तो अब आप याद करो। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको याद रखो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये याद रखो, ठीक है? इसको कहीं नोट्स पे अच्छे से बना के रख दो, ये टू बी रिमेम्बर, इसको आपको याद रखना है। चलो क्लियर। चलो और फोर्सेस कोई लग रहे हैं इस पे बताओ भाई, और इस पे कौन फोर्स लग रहा है? बताओ बताओ। ये एक ट्यूब में जा रहा है ना, ये एक ट्यूब में गया हुआ है। बताओ मनीषा बताओ, 2 फोर्सेस लगे ना, इधर के फोर्सेस लगा लिए मैंने, इधर के फोर्सेस लगा लिए मैंने। लिक्विड का ग्रेविटी लग रहा होगा नीचे की ओर, और कोई फोर्स लग रहा है क्या इस पे लगने वाला? ये जो सैंपल मैं देख रहा हूँ, इस सैंपल पे और कौन सा फोर्स लग रहा है? बताओ बताओ मनीषा, सलोनी, कृतिका बताओ, असद असद बताओ, असद बता पाएगा क्या? बताओ हिमांशु, हिमांशु बताओ, बताओ हिमांशु, और कोई फोर्स दिख रहा है क्या आपको? ये एक ट्यूब है ना, ट्यूब में जा रहा है, कहां पर? इस पूरे सेगमेंट पे, ए से बी वाला जो सेगमेंट है, इस पे मैंने नहीं लग रहा है। ये पूरा सेगमेंट जो है, मैं इस सेगमेंट को देख रहा हूँ ना भाई, आखिर इस सेगमेंट के साथ हो क्या रहा है? तो इधर का लिक्विड फोर्स लगाया, ठीक है, इधर का लिक्विड प्रेशर लगाया, उस प्रेशर के कारण यहाँ पे फोर्स आया, ठीक है। ये हाइट को जब ऊपर जा रहा होगा, एक हाइट से जब ऊपर की हाइट पे गया होगा, तो ग्रेविटी ने कुछ वर्क भी किया होगा भाई। अगर हाइट चेंज होगा तो ग्रेविटी तो आएगा ही आएगा, वहां पे ग्रेविटी तो आना ही। प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर का तो मैंने फोर्स लगा ही लिया, असद प्रेशर वाला फोर्स तो मैं लगा ही लिया हूँ। ये जिस पाइप में रखा हुआ है, क्या ये पाइप इस पे फोर्स लगाएगा क्या? कांटेक्ट फोर्सेस
जब भी कोई बॉडी किसी के कांटेक्ट में आता है तो दो तरह के फोर्सेस लगते हैं, एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल। मैंने आपको पढ़ाया है। इस पाइप के थ्रू अगर पानी फ्लो कर रहा है तो पानी जो है वो इसके कांटेक्ट में है ना भाई, पानी इसके कांटेक्ट में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से फ्लो कर रहा है तो पानी इसके कांटेक्ट में है। या हाँ, राइट राइट राइट, हिमांशु हिमांशु राइट बोल रहा है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों लगेगा। तो अगर ये मेरा बॉडी है, ये मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना, ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये मेरा बॉडी है। नॉर्मल कैसे लगता है? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, दिस इज नॉर्मल। फ्रिक्शन कैसे लगता है? हमेशा सरफेस के पैरेलल। इसको मैं जीरो मान लूंगा फ्रिक्शन को, क्योंकि लिक्विड मेरा नॉन विस्कस है। बट नॉर्मल तो लगाएगा, नॉर्मल तो फोर्स लगाएगा, नॉर्मल तो फोर्स लगाएगा हिमांशु। फ्रिक्शन को आप जीरो कर दोगे क्योंकि ये लिक्विड मेरा नॉन विस्कस है। बताओ भाई, ये कन्वर्सेशन समझ में आया सबको? मुस्कान, मनीषा, मनीषा मैंने बताया ना, अगर आपने कुछ भी कांटेक्ट में रखे हुए हो ना, कोई भी, अगर ये मेरे से कांटेक्ट में है, अगर ये मोबाइल मेरे कांटेक्ट में, मेरे हथेली के कांटेक्ट में है, तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स लगता है। सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है, सरफेस के पैरेलल फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, बताओ भाई, और सब बताओ। कृतिका, विकास, बबीता, समझ में आया? जब भी कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो इन दोनों में एक फोर्स लग रहा होता है, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स को हम तोड़ते कैसे हैं? तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो लगता है दैट इज नॉर्मल, सरफेस के पैरेलल जो लग रहा होता है दैट इज फ्रिक्शन। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा लिक्विड क्या नॉन विस्कस है। ठीक है कृतिका, चलो नॉर्मल। अब अब उसके बाद पांचवा कोई फोर्स नहीं है ना, पांचवा कोई फोर्स नहीं है। अब मैं एक नया थ्योरम यूज करने जा रहा हूँ, अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अरे भाई इसमें बहुत कुछ पढ़ाना होता है यार, एक घंटे में नहीं हो पाएगा जो अब चलेगा भाई। अब मैं क्या करूं? वर्क नहीं थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम कहता है वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेज, सारे फोर्सेज के द्वारा जो आप वर्क करते हो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगेन इस फॉर्मूले को आप याद रखो अगर आपने वर्क नहीं थ्योरम कभी नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, ये दोनों मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको और इसको आप याद कर लो अगर आप नहीं पढ़े हो तो। वर्किंग थ्योरम क्या कहता है? बॉडी पे लगने वाला, वो जो सेगमेंट मैंने अज्यूम कर रखा है, उस सेगमेंट पे लगने वाले सारे फोर्सेस का वर्क। उस सेगमेंट पे चार फोर्सेस लग रहे थे, इधर वाला फोर्स लगा रहा है, इधर वाला फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटी लगा रहा है और एक नॉर्मल लगा रहा है। फ्रिक्शन को मैं नेग्लेक्ट कर दिया हूँ, तो मेरे पास चार फोर्सेस आ गए। आ जाओ, चार फोर्सेस का लगाओ। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई F1, वर्क डन बाई F2। चार फोर्सेस है मेरे पास। वर्क थ्योरम ये कहता है इन चारों फोर्सेज मिल करके उस सेगमेंट पे जो भी वर्क कर रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे, उस फोर्स के कारण जो भी वर्क हो रहा होगा, पता नहीं आगे पीछे माइनस प्लस क्या कर रहा होगा, ये चारों मिल करके, चारों फोर्स मिल करके, इसका सम जो होगा ना, वो इस सेगमेंट के काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में चला जाएगा। यहाँ का वेलोसिटी v1 था, यहाँ का वेलोसिटी v2 था, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। और चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर होगा। ठीक है, ये यही आंसर है ना, इसको मैं सबको वैल्यू पुट करूंगा और आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, बर्नौलीज के इतने ही कॉन्सेप्ट था। ये मेरा लास्ट कॉन्सेप्ट था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सारे कॉन्सेप्ट खत्म। चलो ये चारों निकालें क्या हम? आ जाओ, आ जाओ, देखो अब इन चारों को निकालते हैं ना। अब सपोज कर लो कि ये जो नॉर्मल था ना, मान लो कि नॉर्मल जो था, नॉर्मल कैसे फोर्स लगा रहा है, ये देखो तो नॉर्मल का डायरेक्शन दिख रहा है क्या? नॉर्मल जो है ना वो इस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स, और जो पानी मूव कर रहा है ना उसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है क्या? तो फोर्स अगर इधर लग रहा है और वेलोसिटी अगर इधर होता है, दोनों में 90 बनता है, तो इसका वर्क डन कितना होगा भाई? जीरो। राइट, समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है? बताओ भाई, बाकी लोग बताओ। सलोनी, विकास, कृतिका, मनीषा बताओ, है ना? फोर्स और वेलोसिटी, वेलोसिटी कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो वर्क डन जीरो होता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहां से F इंटू डी इंटू
कॉस 90 डिग्री आ रहा है, 90 का मतलब 0। चलो एक तो समझ में आ गया, इसका वाला समझ में। चलो इसका फोर्स का वर्क निकालते हैं, सबके चारों फोर्सेस का मुझे वर्क निकालना है, ऐड करना है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर दो, आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं, अब कुछ नहीं रह गया। मैंने आपको 4 फोर्सेस बता दिए, नॉर्मल, F1, F2 और ग्रेविटी। इन चारों का वर्क डन आपको निकालना है, चारों के वर्क डन को ऐड करना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। बर्नौलीज खत्म हो गया, बस इसको सॉल्व करना। चलो F1 का वर्क निकालते हैं ना, वर्क डन बाई F1 निकालते हैं। वर्क डन बाई F1 कितना होना चाहिए, F1 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो F1 का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, S1 है। चलो F1 जो आ रहा है, F1 की वैल्यू आपकी कितनी आ रही होगी, P1 A1, P1 इंटू A1 फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट V1 इंटू T1, ओके, V1 इंटू डेल्टा टी, दिस इज द वर्क डन बाई F1। चलो वर्क डन बाई F2 निकालो भाई, F2 इंटू S2 विच इज इक्वल्स टू P2 A2 V2 डेल्टा टी। बताओ भाई, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये दोनों फोर्स है, ये मेरा फोर्स है और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। चलो यहां तक आ गया F1 F2। मुझे इसको मास के टर्म में मैं इसको लिखना चाहता हूँ, ठीक है कृतिका, गुड गुड गुड, बढ़िया बढ़िया, सही लग रहा है, समझ में आ रहा है सबको, तो सही लग रहा है, ठीक है। इन सबको मैं मास के टर्म में मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो इस वॉल्यूम में, जो वॉल्यूम था मेरा, इस वॉल्यूम में मास कितना ट्रैप्ड था, डेल्टा एम मैंने माना हुआ था ना, डेल्टा एम। इस डेल्टा एम की वैल्यू निकाल सकते हो, डेल्टा एम बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इसका जो था A1 की अगर मैं बात करूंगा, तो A1 का अगर मैं बात करूंगा तो A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी इंटू रो। तो A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी जो है, A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी जो है, उसको मैं डेल्टा एम बाई रो लिख सकता हूँ क्या, इन तीनों के जगह पे। इसी तरह से आप इसको भी ना चेंज कर सकते हो, P2 इंटू डेल्टा एम बाई रो, ठीक है। तो वर्क डन बाई F1 निकल गया, वर्क डन बाई F2 निकल गया, और नॉर्मल का वर्क 0 हो गया, 3 वर्क निकल गए, एक चौथा बच रहा है ग्रेविटी। 4 फोर्सेस लग रहे थे ना, 4 फोर्सेस। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि सिस्टम पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, उन सारे फोर्सेस का वर्क डन का सम उस सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में जाएगा। तो इस सिस्टम पे 4 फोर्स लग रहे थे, मैंने F1 का निकाल लिया वर्क, F2 का निकाल लिया, नॉर्मल कुछ वर्क देगा नहीं, बचा मेरा ग्रेविटी, बचा मेरा ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी जो होगा वो निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। मैं F इंटू डी वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट V होगा, ये भी सही है, बट मैं इसको यूज करूंगा। चलो इसको जब आप यूज करोगे ना, तो इसका आंसर जो है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ना, इसको पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैं निकाल देता हूँ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा ना, वो फाइनल वहां पे पहुंच गया था ना, फाइनल वहां पहुंचा था, दैट इज डेल्टा एम जी H2 वाला फाइनल है मेरा, ऊपर वाला फाइनल था, माइनस डेल्टा एम GH1। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी का वर्क नहीं होगा, इसके आगे एक माइनस लगा दोगे, इस पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के आगे जब आप एक माइनस लगा देते हो ना, तो वही वो क्या होता है, वर्क डन बाई ग्रेविटी होता है। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी जो होगा ना, वो माइनस ऑफ डेल्टा PE होगा, विच इज इक्वल्स टू डेल्टा एम GH1। अब ये 1 आ जाएगा इस तरफ, माइनस डेल्टा एम GH2। बताओ भाई, ये समझ में आया, मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाला, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वो वर्क डन बाई ग्रेविटी नहीं होता है, निगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वो वर्क डन होता है बाई ग्रेविटी। उसको आप याद रखो, इस फॉर्मूले को मैंने आपको बोला है कि इसको याद कर लो भाई, ठीक है, इसको याद कर लो, कोई उपाय नहीं है। तो ये मेरा आ गया वर्क डन बाई ग्रेविटी, चारों चारों के द्वारा वर्क डन निकल गया क्या, वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई F1, वर्क डन बाई F2 और वर्क डन बाई ग्रेविटी, चारों का वर्क डन निकल गया। मैंने गलती कर दी, आ जाओ, गलती कहाँ किया है मैंने, देखो, देखो यहाँ ध्यान से देखो, इसका जो फोर्स था F2 जो था, F2 जो था वो इस तरफ अप्लाई हो रहा था क्या, F2, और पूरा का पूरा जो पानी है ना, वो उस तरफ जा रहा है,
F2 के अगेंस्ट जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। यस, राइट अभिषेक। तो वर्क डन बाई F2 जो होगा ना, उसके आगे एक निगेटिव टर्म मुझे लगाना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। अब ये निगेटिव कैसे है मैं बताऊं, या समझ में आ गया सबको? फोर्स और वेलोसिटी, जब फोर्स और, अगर ये ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक पे 15-20 न्यूटन इधर से लग रहा है, 20 न्यूटन इधर से लग रहा है, और अगर ये इधर 15 न्यूटन लगा रहा है, तो ये ब्लॉक अगर 5 किलो का होगा, ठीक है, ये ब्लॉक अल्टीमेटली इधर मूव कर रहा है, तो 20 किलो जो वर्क डन बाई 20 न्यूटन जो होगा ना, ये इसका वेलोसिटी है, ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन बाई 15 न्यूटन कितना होगा, तो ये कुछ निगेटिव क्वांटिटी आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री होगा, और कॉस 180 की वैल्यू माइनस आती है, माइनस होता है कॉस 180। चलो ठीक है, बताओ भाई ये वर्क समझ में आ रहा है? ये वाला समझ में आ रहा है? वर्क पढ़े हो ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है। तो अगर अगर फोर्स मेरा इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट मेरा इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल 180 है, दैट्स वाई निगेटिव। ठीक है, चलो चलो, सारे फोर्सेस मैंने निकाल लिए ना, तीनों फोर्सेस का वॉल्यूम मैंने निकाल लिया। आ जाओ वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग अप्लाइंग। चलो भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाई F1, वर्क डन बाई F2, वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई ग्रेविटी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चलो, वर्क डन बाई F1 की वैल्यू आई होगी P1 डेल्टा एम बाई रो। वर्क डन बाई F2 निगेटिव आया होगा, निगेटिव ऑफ P2 डेल्टा एम बाई रो। वर्क डन बाई नॉर्मल 0 है ना? ठीक है, वर्क डन बाई नॉर्मल 0 हो गया। वर्क डन बाई ग्रेविटी निकालो भाई, वर्क डन बाई ग्रेविटी जो आ रहा होगा डेल्टा एम जी H1 आएगा, और H2 जो होगा ना वो माइनस में हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव होता है भाई, इसको याद रख लो। पहले पढ़ाया पढ़ाया होता मैंने वर्क, तो मैंने तो सब कुछ क्लियर कर ही दिया होता। हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर, डेल्टा एम, हर जगह डेल्टा एम रहेगा ना, डेल्टा एम। चलो भाई, सब में डेल्टा एम कॉमन दिख रहा है क्या सबको? ठीक है, चलो, सबको, वन वाले को एक तरफ कर रहा हूं और टू वाले को एक तरफ लेके जा रहा हूं। सारा वन एक तरफ ले आऊंगा और सारा टू को मैं एक तरफ लेके चला जाऊंगा, तो मेरा कुछ ऐसा आएगा P1 बाई रो प्लस GH1 प्लस प्लस हाफ V1 स्क्वायर बराबर P2 बाई रो प्लस GH2 प्लस हाफ V2 का स्क्वायर। रो से सब में गुना कर दो, रो से यहाँ गुना करो, 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 रो से यहाँ गुना करो। आंसर जो आएगा P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2। ओके कृतिका, आ जाओ। ये रो वाला नहीं समझ में आया क्या? रो वाला ना, रो से जो मल्टीप्लाई किया वो वाला, रो वाला ना, रो से जो मैंने मल्टीप्लाई किया उसके बारे में बोल रही हूँ ना। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कर लेते हैं। P1 बाई रो प्लस P1 बाई रो, हाँ, इससे पहले, ओके, इससे पहले यहां तक समझ में, कहा ये पॉइंट समझ में आया? वर्क इन थ्योरम समझ में आया? बताओ बताओ कृतिका, क्या नहीं समझ में आया? मैं बता रहा हूँ, प्रूव हो चुका है, यहाँ पे डिराइव हो चुका है। बताओ बताओ कृतिका, क्या नहीं समझ में आया? बोलो, और बताओ भी, सलोनी, असद, असद बताओ, समझ में आ रहा है? असद, विकास, कुछ भी पूछो, कुछ पूछ सकते हो, पूछो जो पूछना है पूछो, कुछ औकात नहीं है इसका। मैं तो WE के बाद, ओके, इसके बाद, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई इशू नहीं है, आ जाओ, एक बार और कर लेते हैं। देखो क्या था भाई, इतने बैठे हो तो अच्छे से सीख करके जाओ यार, जाकर किसी को सिखाना अपने स्कूल में। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट कोई क्लियर नहीं किया होगा, है ना? तो देखो, ये जो मेरा सेगमेंट था ना,
देखो कृतिका, देखो ये जो मेरा सेगमेंट था, इसमें लिक्विड ट्रैप था, यहाँ और यहाँ लिक्विड ट्रैप था, इस लिक्विड पर मेरा फोकस ये है, ठीक है। तो डेल्टा टी टाइम के बाद ये पूरा का पूरा लिक्विड जो था ना, डेल्टा टी टाइम में उठ के यहाँ चलाया था, यहाँ आ गया है ना, ये पूरा लिक्विड जो है ना डेल्टा टी टाइम में यहाँ उठ के चलाया था, ठीक है। ये टाइम कितना है, डेल्टा टी, डेल्टा टी, ठीक है। ये मेरा फोकस ये वाला है ना, ये मेरा फोकस है। चलो डेल्टा टी टाइम में ये यहाँ पे चलाया था। तो इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को मैं दिखा रहा हूँ, इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस, तो इधर जो फोर्स लग रहा था वो F1 लग रहा था, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट था ना वो V1 इंटू डेल्टा टी था। इस पे जो फोर्स था ना, इस पे फोर्स F2 लग रहा था, F2 लग रहा था, और ये जो डिस्प्लेस हुआ यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट आया वो V2 डेल्टा टी। ध्यान से देखो भाई, मैं एकदम समराइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो F1 का फोर्स, F1 फोर्स लग रहा है, बॉडी मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। F2 फोर्स लग रहा है, बॉडी मूव कर गया, यहाँ से यहाँ चलाया सारा बॉडी, तो F2 ने कुछ वर्क किया होगा, F1 ने कुछ वर्क किया होगा। जब लिक्विड फ्लो कर रहा होता है तो नॉर्मल ये कांटेक्ट में है इस बॉडी के, तो नॉर्मल भी इस पे लगाएगा, तो नॉर्मल ने भी कुछ वर्क किया होगा। बॉडी एक हाइट से दूसरे हाइट पे जा रहा है, यहाँ पे हाइट अगर ये मेरा अगर मैं रेफरेंस ले लूँ, यहाँ का हाइट जो है ना और यहाँ का हाइट चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अगर हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज करता है तो ग्रेविटी वर्क करता है। तो वर्क इनर्जी थ्योरम ये कहता है, पहले इसमें फोर्सेस कितने लग रहा है, फोर्स 4 लग रहा है ना। फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है और ग्रेविटी लग रहा है, वेट। 4 फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, और इस सेक्शन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, 4। बाकी फोर्सेस मैं निगलेक्ट कर रखा हूँ, फ्रिक्शन लग रहा होगा, मैंने उसको निगलेक्ट कर दिया। वर्क इनर्जी थ्योरम ये कहता है, अब ये चारों फोर्सेज, बॉडी क्या किया, मूव किया ना, बॉडी यहाँ पे था पहले, डेल्टा टी टाइम के बाद पूरा का पूरा सिस्टम मेरा मूव कर गया, ठीक है। पूरा सिस्टम मेरा मूव कर गया, यानी जो भी फोर्स, चारों मिलकर के कुछ फोर्स लगा रहे हैं, इन चारों के कारण बॉडी मूव किया होगा। तो वर्क इनर्जी थ्योरम ये कहता है, इन चारों ने जो भी वर्क किया होगा सबका वर्क निकालो। इन चारों ने जो भी वर्क किया, 4 फोर्स लगे, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो कुछ वर्क भी हुआ होगा, चारों के द्वारा फोर्स निकालो, सबका सम करो। वर्क इनर्जी थ्योरम ये कहता है कि इन सबका सम जो होगा ना, इस बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। यहाँ का जो वेलोसिटी था वो V1 था, यहाँ जो वेलोसिटी है वो V2 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वर्क डन बाई F1 निकालेंगे, मैं वर्क डन बाई F2 निकालूंगा, मैं वर्क डन बाई नॉर्मल निकालूंगा, मैं वर्क डन बाई ग्रेविटी निकालूंगा। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि इन सबको जो है ना सम कर देना, जो बराबर आएगा ना वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा। अब ये डेरिवेशन इसका मत पूछना, इसलिए मैंने बोला कि इसको याद रखो, इसका डेरिवेशन मत पूछना, ये डेरिवेशन होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इसको डिराइव किया जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इसको डिराइव किया जाता है। वो अभी मत पूछना, एनर्जी अगर मैंने पढ़ाया था तो मैंने डिराइव कर दिया होता, ठीक है। वर्क डन बाई F1 मैंने निकाल लिया, वर्क डन बाई F2 में निकाल चुका हूँ, वर्क डन बाई नॉर्मल 0 होता है। वर्क डन बाई ग्रेविटी को निकालने के लिए मैंने पोटेंशियल एनर्जी का यूज किया, मैंने डायरेक्ट वर्क डन बाई ग्रेविटी नहीं निकाला, पोटेंशियल एनर्जी का मैंने यूज किया। सुन लो, जो सुन रहे हो सो सुनो, अच्छे से दिमाग में डालो। और वर्क एनर्जी थ्योरम ये कह रहा है कि इन सब का सम जो होगा ना वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ की कृतिका, हाँ ठीक है कृतिका, समझ में आया यहाँ तक। ये एकदम ये समरी है, ये पूरा समरी है। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं कहाँ पे था, हाँ। तो मैंने वर्क डन बाई F1 ये निकाला था, वर्क डन बाई F1 देखो यहाँ पे निकाला हुआ है मैंने, ये है वर्क डन बाई F1, वर्क डन बाई F2, ठीक है। नॉर्मल का वर्क डन 0 आ गया, ये देखो नॉर्मल का वर्क डन मैंने आपको समझाया, ये 0, और बच गया चौथा, चौथा बच गया चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये देखो ये फोर्थ वाला है। इन चारों का वैल्यू ये ओमेगा जी, ठीक है, चारों की वैल्यू को पुट करना, ये ठीक है। ये एक वैल्यू ये F1 का रहा, नॉर्मल वाला आप यहाँ से देख लेना, यहाँ पे 0 आ गया था नॉर्मल का वर्क, ये मैंने अच्छे से समझाया भाई, नॉर्मल का वर्क क्या होता है, 0 होता है, ये मैंने समझाया। वर्क डन बाई F1 मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, ये मेरा वर्क डन बाई F1 है, ठीक है। मैंने वर्क डन बाई F2 भी मैंने निकाल लिया, ठीक है। इन चारों की वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ। अब ये मत पूछना कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है ना, ये अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, ये तो आपको भाई याद करना पड़ेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है वर्क डन बाई F1, वर्क डन बाई F2, वर्क डन बाई नॉर्मल और वर्क डन बाई ग्रेविटी, चारों का सम जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा।
अब ये कैसे आता है नहीं आता इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो सबको, यहां तक आ गए हम, चलो इसके बाद में देख रहा था, आ जाओ। P1/ρ प्लस GH1 प्लस हाफ V1² बराबर P2/ρ प्लस GH2 प्लस हाफ V2²। ठीक है। चलो मैं एलसीएम ले लूं क्या, एलसीएम ले लेता हूँ ना, एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम क्या आएगा भाई, 2 × ρ आएगा। ठीक है, तो ये बन गया मेरा 2 को रहने दो, 2 को रहने दो, 2 को रहने दो, सिर्फ मैं रो को ले रहा हूँ ना, मैं एलसीएम रो को ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इससे भी अच्छा है मल्टीप्लाई कर लो, आ जाओ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो कि मैंने रो से मल्टीप्लाई किया, रो से डिवाइड किया, मैंने रो से मल्टीप्लाई किया, रो से डिवाइड किया, मैंने रो से मल्टीप्लाई किया, रो से डिवाइड किया, मैंने रो से मल्टीप्लाई किया, रो से डिवाइड किया, रो से मल्टीप्लाई किया, रो से डिवाइड किया, रो से मल्टीप्लाई किया, रो से डिवाइड किया। कर सकता हूँ ना, मेरी मर्जी है, ताकि एक अच्छे फॉर्म में आ जाए। आंसर आपका वहां पे आ चुका है, मैं चाहता हूँ एक अच्छे फॉर्म में आ जाए। ठीक है, चलो तो ये नीचे वाले सारे रो को काट दो, नीचे वाले सारे रो को काटो। आ जाओ भाई, नीचे वाले सारे रो को काटते हैं। ये जो है ना, ये 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 और ये नीचे वाले सारे में था तो सारे में से कट गया। चलो ऊपर वाला भी कैंसिल होगा क्या, ऊपर वाला भी ना, ऊपर वाला हाँ, ये और ये कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल होगा, बाकी सब रह जाएगा। आ जाओ भाई, बाकी सबको लिख लेते, आंसर आ गया मेरा। P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1² बराबर P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2²। दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन, ये आपका बर्नौली इक्वेशन है। बर्नौलीज इक्वेशन डिपिक्टिंग, ये क्या कर रहा है, डिपिक्टिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताया था। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ना, वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। और बर्नौली इक्वेशन ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ये आपसे पूछा जाएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बर्नौली की इक्वेशन क्या किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर, पूछो कोई डाउट है तो कहीं से, क्या ही पूछेगा, क्या इसका कुछ नहीं है, पूछो कोई डाउट कहीं भी आ जाए तो। हाँ हिमांशु, टाइम लग गया ना थोड़ा, यार कितना एक्सटेंड कर दिया मैंने आधा घंटा ही तो एक्सटेंड किया है। ज्यादा तो एक्सटेंड किया नहीं है, बट समझ में आया होगा तो मुझे समझाओ किसी को जाकर के, अच्छे से समझ में तो आ गया होगा। मतलब ये भी बताना कि वर्क एनर्जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से मैं निकाल सकता था, मैं नहीं निकाला, मैं चेंज ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने। ठीक है, चलो बताओ किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। कोई, अभिषेक क्लियर है, मुस्कान, बबीता बताओ, मनीषा आपका क्लियर हुआ, मनीषा क्लियर है, अभिषेक सब कुछ अभिषेक क्लियर है एकदम एब्सोल्युटली ओके। मुस्कान, मुस्कान आप बताओ, ओके। और सलोनी, सलोनी का तो आज नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, ओके। असद, असद का तो सब क्लियर होगा, असद तो। हाँ कृतिका, आपको समझ में आया क्या कृतिका, वर्क एनर्जी थ्योरम मुझे प्रूफ करने के लिए मत बोलना, वो अब आना एनर्जी की क्लास में मिलेंगे तो उसको हम प्रूफ करवा देंगे। समझ में आ रहा है कृतिका, बता नहीं रहे हो, चलो फिर बढ़िया। अब अगली क्लास में तो पता नहीं आप कहाँ होगे, मैं कहाँ रहूंगा, तो अच्छे से पढ़ाई करो, नोट्स बनाया करो, नोट्स बनाया करो, मैं बता रहा हूँ नोट्स बनाया करो प्लीज। आप किसी को धोखा दे करके, मैं इस तरफ बैठा हुआ मुझे नहीं पता, मैं वो चेक नहीं करने जा रहा हूँ, बट नोट्स बनाओ। अगर सिंसियर एस्पिरेंट हो, जेई के, नीट के, आईआईटी और एम्स अगर ख्वाब है तो भाई बनाओ। आपके बताओ भाई, आप लोगों के बायोलॉजी और मैथ्स किसके किसके हैं, जरा टाइप करो देखें, बताना बायोलॉजी किसका है, मैथ्स किसका है। असद आपका क्या है, मैथ दोनों है, असद का मैथ है, मनीषा एम दोनों है,
और कौन लगी? कृतिका, मुस्कान का भी मैथ है। कृतिका आपका? सलोनी बताई क्या? सलोनी सलोनी का क्या है? सलोनी भी नहीं बताई है। ओके ओके ओके। कृतिका आपका क्या है? कृतिका के बारे में बता रहा हूँ। चलो तो फिर ओके ओके ओके। तो मैथ्स वाले हैं तो अच्छी बात है, बट बायो वाले को प्रॉब्लम हो रही होगी मैथ्स वगैरह में, तो थोड़ा हैंडल किया करो। इसमें तो सारा बेसिक मैथ्स यूज किया हूँ मैं। ओके सलोनी, ठीक है। मैंने बेसिक्स मैथ्स यूज किया है, बट देखो पढ़ने का तरीका जो, अगर मान लो कि कोई आपको कोई नोट्स नहीं बना रहा है, तो जो नहीं बना रहा है उसको मत बनाना दो भाई, आप तो बनाओ। अगर सिंसियर हो, वाकई में डिटर्मिनेशन है एम्स, आईआईटीज, बिट्स पिलानी, एनआईटीज में जाने का, तो आपको ये काम करना होगा। आपको ये काम मुझे बता के नहीं करना होगा कि सर मैं नोट्स लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, या फिर मैं नहीं लिख रहा हूँ नहीं लिख रही हूँ, तो ये मैं आपको चेक नहीं करने जा रहा हूँ। इतनी सिंसियरिटी आप में होनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं लिख रहे हो नोट्स, कोई कहीं और लिख रहा होगा वो नोट्स। तो अगर आपसे ज्यादा एफर्ट वो लगा रहा है तो रिजल्ट भी उसके ही आने चाहिए, आपके नहीं आएंगे। मैं फ्रैंकली मैं सारे क्लासेस में अभी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन में मैं देख रहा हूँ कि सबका हालत खराब हो रखा है बर्नौली में। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ समझाने का, मैं बीच में छोड़ के आधा अधूरा पढ़ाने का मेरा कुछ ऐसा नहीं होता है। पढ़ाऊंगा तो ढंग से ही मैं पढ़ाऊंगा भाई, भले न्यूमेरिकल्स हो या ना हो। अब इस डेरिवेशन को जा करके वाकई में अगर आपने सीखा है तो जाके घर पे कम से कम 2 बार 4 बार 6 बार बनाओ इसको, प्लीज बनाओ। देखो क्या कॉन्फिडेंस आएगा। आज सीखे हो ना भाई, अच्छे से सीखे हो, घर पे जाके इसको 2 बार 4 बार 6 बार बनाना, देखो कितना कॉन्फिडेंट फील करोगे। जाकर के स्कूल में किसी के साथ छोटे मोटे पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हो कि अच्छा इसका ग्रेविटी का वर्क डन कैसे निकाले, इसका F1 का वर्क डन कैसे निकाले, F2 का वर्क डन कैसे निकला, नॉर्मल का वर्क डन जीरो क्यों हो रहा है, चार ही तो फोर्स लग रहे थे, फ्रिक्शन का वर्क डन मैंने फ्रिक्शन को मैंने जीरो क्यों मान लिया भाई, कांटेक्ट फोर्स तो दो तरह के होते हैं, नॉर्मल और फ्रिक्शन, मैंने फ्रिक्शन को जीरो क्यों मान लिया। ये सब चीजें डिस्कस करो, सोचो सोचो मैंने जीरो क्यों माना, मैंने फ्रिक्शन का वर्क क्यों नहीं लिया, मैंने फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर ही नहीं किया, क्यों नहीं किया। ठीक है, हाइट जो जा रहा था वो हाइट जो था वो पूरा का पूरा शिफ्ट कर रहा था। तो मनीषा पूछ रही है कि भाई डेल्टा टी टाइम आपने दोनों में क्यों लिया, तो सोचो कि मैंने दोनों में क्यों लिया। बहुत अच्छे रीजनिंग्स है। आज तक नहीं सोचे हो, अभी सोचो, अभी 1.5 साल टाइम है, आराम से सोचो, 1.5 साल एग्जाम निकल जाएगा। सोचना तो पड़ेगा, दिमाग स्ट्राइक तो करना पड़ेगा आपको दिमाग पे। ठीक है, वो दिमाग को बचा के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है भाई, ताजा ताजा दिमाग है, यूज नहीं करना है इसको, तुम बचा के रखना है तो फिर कुछ नहीं होगा, यूज करना पड़ेगा। इस न्यूमेरिकल को, इस बर्नौली को जाकर के अगर इसको डिराइव करोगे तो सोचो आप क्या क्या सीखोगे। अगर आप 5 बार 6 बार इसको लिखोगे तो आप 5 बार 6 बार ये लिखोगे, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सोचो आप 5 बार लिख रहे हो, वर्क डन बाई ग्रेविटी इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी को यही नहीं पता है ना। तो बताओ, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज, जैसे कृतिका को इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, कृतिका समझ नहीं पा रही है कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्यों हो जा रहा है। कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं, जबरदस्ती नहीं है, उसका सब कुछ का डेरिवेशन है। अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम में आते मेरे से मिलते तो मैं आपको बताता हूँ वहां पे, आपने जहां भी पढ़ा होगा, आपने प्रैक्टिस नहीं की है, प्रैक्टिस करते तो ये याद होता। ठीक है, तो ये सब चीजें ऐसे नहीं आएंगी समझ में, क्योंकि देखो बहुतों को समझ में नहीं आया, मैं डैम श्योर हूँ इस क्लास में 20-30% लोगों को ही समझ में आया है, 30% से ज्यादा को नहीं आया होगा। बट वो भी भूल जाओगे, अगर आप लोगों को भी समझ में आ रहा है तो भूल जाओगे, अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो प्लीज अभी जा करके अभी इसको 10 बार रिवाइज करना, 6 बार 5 बार और 4 बार रिवाइज करो इसको। फिर देखना कॉन्फिडेंस, जाके क्लास में किसी से भी बैठ के बात करना, वो आराम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं इसके नोट्स सेंड कर दूंगा आप, और पीडीएफ पीडीएफ का पढ़ाई ये सब बंद करो, पीडीएफ का पढ़ाई कोई पढ़ाई नहीं होता है। प्लीज लाइव पढ़ा करो, नोट्स बनाया करो, अगले बैच से आप पता नहीं कहाँ रहोगे, इसलिए मैं सबको सलाह दे रहा हूँ, नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ। पता नहीं दोबारा कब मुलाकात होगी एक्स्ट्रा क्लास वगैरह में, फिर हम लोग मिल रहे होंगे, इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि नोट्स बनाओ। स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ, मैं स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ, नोट्स नहीं बनाओगे रिजल्ट नहीं आएगा, लिख लो। ठीक है, इसलिए प्लीज मेरी बात को मानो और